जिसमें आपको क्या क्या है इसमें। सबसे पहले इसमें पूरा का पूरा मैटर दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सटे जिले कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पहला चैप्टर है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना दूसरा चैप्टर है। उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना तीसरा चैप्टर है। यूपी की जलवायु मृदा चौथा चैप्टर है। उसके बाद यूपी का अपवाह तंत्र पांचवा चैप्टर है। फिर यहाँ पर आपका आएगा नदियों किनारे बसे हुए शहर, सीमा बनाम नदियां, फिर झील आपका है। उसके बाद सिंचाई है। उसके बाद यहाँ पे आगे आपका है अभयारण्य है, कृषि पशुपालन है, वन वन्य अभयारण्य है। उसके बाद पंछी विहार है। उसके बाद जनजातियां हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि उत्तर प्रदेश के उद्योग कितने हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों की क्या क्या विशेषता है। तो इन सभी चैप्टर्स को एक साथ कलेक्ट करके इसमें रखा गया है। ठीक है, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय में सबसे पहले होता है कि राज्य की नामकरण कैसे कैसे हुआ। तो आपको ट्रिक पढ़ाया गया था 3 3 6 आगे 3 6 9 पंडित और उसके बाद फिर 3 7 10 उसका क्या था पाती बैठे बस। उसके बाद 7 7 14 चढ़ाया 14। उसके बाद आधा आगे आवा अंतिम क्या था। उसके अंतिम पॉइंट आपको पढ़ाया था कि हो गया 50 जगह। ये आपका जो ट्रिक था उसमें ये बताया गया था कि राज्य का नामकरण कब हुआ। 3 3 6 हुआ था तो 1833 ईस्वी में 3 3 6 आगे बढ़ा तो आगे से हो गया आगरा प्रेसिडेंसी 1833 में। फिर बताया था 3 6 9 पंडित तो 3 6 9 हो गया 1836 ईस्वी में इसका नाम पड़ गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या पड़ गया था उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर वो 7 7 14 14 यानी इसका नाम 1877 में पड़ गया था उत्तर पश्चिमी प्रांत प्लस अवध, यानी उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध का पड़ा 1877 में। फिर आपका था दुई गाना गावा आधा आगे आवा, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया क्वेश्चन था। 1902 में इसका नाम पड़ गया था आगरा एवं अवध प्रांत। फिर था 3 7 10 पाती बैठा बस, यानी 1937 इसका नाम पड़ गया पाती मतलब संयुक्त प्रांत। क्या पड़ गया संयुक्त प्रांत। और अंतिम था कि वही 50 जगह घर, यानी 1950 ईस्वी में 24 जनवरी 1950 ईस्वी में इसका नाम क्या पड़ गया था उत्तर प्रदेश। कंफर्म 24 जनवरी को हम इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं 24 जनवरी को। और इसकी शुरुआत सन 2018 से किया गया था। राज्यों के पुनर्गठन की बात करें तो राज्यों का पुनर्गठन सबसे पहले हुआ था आपका 1 नवंबर 1956 ईस्वी को पहला पुनर्गठन हुआ था। उसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को, कब 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिले अलग होकर के एक नए राज्य का निर्माण किए जो मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र थे। उनको मिलकर कौन सा राज्य बनाया गया उत्तराखंड बना था उत्तराखंड। अगर राजधानी की बात करें, राजधानी कब से क्या कौन कौन रही है तो 1836 ईस्वी में 1836 ईस्वी में यह राजधानी थी आपका आगरा। 58 ईस्वी में आ गया इलाहाबाद। कब आया 58 में। 36 में क्या थी आगरा। 58 में इलाहाबाद। 57 की क्रांति के बाद 58 में क्या बन गया आगरा, उसके इलाहाबाद। उसके बाद 1837 ईस्वी में 1921 ईस्वी में लखनऊ बन गई, लेकिन आंशिक रूप से। और 1937 से पूर्ण रूप से लखनऊ बनने के बाद आज तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की मुख्यतः 3 राजधानियां मानी जाती है। एक होती है औद्योगिक राजधानी जिसे आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, उसको है कानपुर। कौन है कानपुर, जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। दूसरा पॉइंट ये होता है उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन है इलाहाबाद। कौन सा इलाहाबाद, प्रयागराज कहते हैं। ठीक। तीसरा उत्तर प्रदेश की वास्तविक राजधानी कौन सी है तो वास्तविक राजधानी कौन सी है लखनऊ। कौन है लखनऊ। कब से बना था 1937 से। उसके बाद अन्य बात करें तो भारत उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो 2,40,928 किलोमीटर है। कितना है 2,40,928, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। कितना है 7.33%। और ये उत्तर प्रदेश अच्छा क्षेत्रफल इसका स्थान चौथा है। कैसा स्थान है चौथा। सबसे पहला स्थान किसका है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश।
क्षेत्रफल के स्थान पे इसका चौथा स्थान है, लेकिन जनसंख्या में देखा जाए तो इसका पहला स्थान। कितना है? पहला स्थान। और पूरे भारत की लगभग 16 दशमलव कुछ परसेंटेज जनसंख्या यहाँ निवास करती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में 16.5% करीब है जो जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। उसके बाद ये देखा जाए कि इसका विस्तार कहां से कहां है, पूर्वी जिला कौन सा, पश्चिमी जिला। अच्छा, कुल जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? अंतिम में 76वां जिला बन गया था कुंभ में। जब कुंभ चल रहा था, महाकुंभ चल रहा था, तो 76वां जिला बनाया गया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही महाकुंभ समाप्त हुआ उसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं। इन 75 जिलों में 3 जिले सबसे अंत में बने थे। वो 3 जिले कौन से हैं जो अंत में बने हुए थे? संभल, हापुड़, शामली। ये भी क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अंतिम बना हुआ था? संभल, हापुड़, शामली। इन तीनों जिले बने थे 2011 में। कब बने थे? 2011 में। उसके बाद ये 18 मंडल हो गया। सबसे अंतिम में कौन सा मंडल शामिल हुआ? अलीगढ़। कौन सा हुआ? अलीगढ़। सबसे अंतिम मंडल कौन था? अलीगढ़। नगर निगम 17 है और सबसे अंतिम नगर निगम शाहजहांपुर बना था। कौन था? शाहजहांपुर। क्लियर हो गया ना? उसके बाद अगली बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है 75 जिला, मैंने बताया आपको कितने जिले हैं? 75 जिले। तो इसका सबसे उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला। तो सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। कौन भैया? सहारनपुर। आप भारत के भूगोल पढ़े होंगे, तो भारत के भूगोल में आपको पढ़ाया गया कि हिमालय जो है इसकी सबसे नीचे वाली चोटी जिसका शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। क्या होता है? शिवालिक। उस शिवालिक श्रेणी का विस्तार भी उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो शिवालिक श्रेणी है वो सहारनपुर के बगल है, सहारनपुर का, यानी इसका उत्तरी जो सीमांकन करता है वो तो एक सहारनपुर जिला करता है। दूसरा कौन? अगर पर्वत श्रेणी पूछे तो कौन आएगा? शिवालिक। अगर यही चोटी पूछ ले तो सबसे ऊंची चोटी है अमसोल। कौन सा है? अमसोल। यद्यपि यहाँ 3-4 चोटियां और है शिवालिक की, अभी इसको पढ़ाएंगे आपको, जब पढ़ाएंगे भौगोलिक संरचना उसके अंतर्गत पढ़ाएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर सहारनपुर में उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? अमसोल। क्या नाम है? अमसोल। जो कहाँ पड़ता है? सहारनपुर। कहाँ बेटा? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी इलाका देखा जाए सोनभद्र है। कौन है? सोनभद्र। तो आप नीचे सोनभद्र उत्तर प्रदेश देख रहे होंगे आप, ठीक। उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश में जो सोनभद्र है वो मध्य प्रदेश से मिला हुआ है, टच करता है। तो जो मध्य प्रदेश से टच करता है, यहाँ एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम विंध्याचल। क्या नाम है? विंध्याचल। इसका मतलब ये हो गया कि दक्षिणी सीमांकन हम सोनभद्र जिले के माध्यम से करते हैं, और यदि पर्वत के माध्यम से पूछे तो कौन सा पर्वत पड़ेगा? विंध्याचल। कौन भैया? ये वही पर्वत है, विंध्याचल पर्वत वही पर्वत है जो उत्तरी उत्तर प्रदेश, उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत के बीच सीमांकन में पैदा करता है। कौन? विंध्याचल। विंध्याचल पर जो उत्तरी सीमा, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बीच सीमांकन का भी कार्य करता है। कौन? विंध्याचल। विंध्याचल हो गया दक्षिणी सीमांकन बना रहा है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद फिर देखें पूर्वी में, पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। कौन भैया? बलिया। यहाँ सीमांकन कौन करती है? यहाँ गंडक नदी करती है। कौन करती है? गंडक नदी। सीमांकन कौन कर रहा है? गंडक नदी सीमांकन करती है किसका किसका? पश्चिमी जिले का। कौन बेटा? पश्चिमी जिले का सीमांकन कौन कर रही है? गंडक नदी। कौन बेटा? एकदम क्लियर हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या करते हैं आपको हम, अच्छा यही गंडक है, चलिए, अच्छा इस गंडक में शालिग्राम पाए जाते हैं। शालिग्राम जो पूजा होती है ना शालिग्राम की, वो भी गंडक नदी में ही पाए जाते हैं। आगे देखिएगा। उसके बाद ये हो गया आपका पूर्वी। पश्चिमी जिला कौन सा है? पश्चिमी जिला पर कौन सा? शामली। यहाँ पर सीमांकन कौन करेगा? यमुना नदी। कौन बेटा? अब देखिए चारों का सीमांकन आपने पढ़ लिया, चारों सीमांकन आपने पढ़ा जिले के हिसाब से। तो जिले के हिसाब से देखा जाए सहारनपुर उत्तर, दक्षिण में सोनभद्र, पूर्व में बलिया और पश्चिम में शामली। यदि हम देखें सीमांकन देखा जाए किस दृष्टिकोण से, हम देखें भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से ऊपर हो जाएगा कौन सा? शिवालिक श्रेणी। उत्तर में कौन हो गया? शिवालिक श्रेणी। नीचे कौन हो गया? विंध्याचल। पूर्व में कौन हो गया? गंडक। और पश्चिम कौन हो गया? यमुना। अब यहाँ से क्वेश्चन उठ करके आपके आता है, क्वेश्चन ये होता है अगर निम्नलिखित में से किन जिलों का सीमांकन, किन दिशाओं का सीमांकन नदियों के द्वारा होता है, तो एक होता है पूर्वी, एक होता है पश्चिमी। पूर्वी में कौन नदी हो गई? गंडक। और पश्चिम कौन हो गई? यमुना। और अगर पूछे किनका सीमांकन आप पर्वतों के माध्यम से करते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तर में कौन आएगा? शिवालिक। और दक्षिण कौन आएगा? विंध्याचल। अब इससे भौगोलिक स्थिति समझिए,
भौगोलिक स्थिति आप ये देखेंगे कि जो भारत का भी भौगोलिक, जैसे पढ़ेंगे आगे आप कृषि पढ़ते हैं, कृषि जलवायु पढ़ते हैं आप, तो आप ये देखेंगे कि जो भारत उत्तर प्रदेश का ऊपरी इलाका है यानी सहारनपुर, और निचली इलाका चले आइए यानी कहाँ, सोनभद्र, इन सब क्षेत्रों में कृषि का कार्य नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ की मिट्टियों का निर्माण इन्हीं से होगा। लेकिन जो बीच में आप पूरा प्लेस देखेंगे, चाहे वो आप इस साइड चले आइए कौन सा, शामली, और चाहे इस साइड चले आइए कहाँ, बलिया, इनकी जो पूरी की पूरी बीच का क्षेत्र है, नदियों का क्षेत्र है, मुख्यतः गंगा का क्षेत्र है, यमुना का क्षेत्र है, उनकी सागमती रामगंगा का क्षेत्र है, गंडक का क्षेत्र है, गोमती का क्षेत्र है। तो जो बीच का क्षेत्र है उनका निर्माण किसके माध्यम से हुआ है? नदियों के माध्यम से। इसलिए ये क्षेत्र कैसे होते हैं? मुख्यतः अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? अत्यधिक उपजाऊ। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगला विस्तार क्या करते हैं कि इसका विस्तार ऊपर उत्तर दक्षिण 240 हो गया, 240, और इधर देखिए तो 650। कितनी बात समझ आ गई आप लोग को? अब अगला पॉइंट चलते हैं, प्रतीक। उत्तर प्रदेश का प्रतीक क्या है? उत्तर प्रदेश प्रतीक में आप सबसे पहले देखते हैं एक वृत्त है, उसमें 2 मछलियां हैं और तीर और धनुष है। इसके साथ ही साथ वृत्त के जो बना हुआ है उसको 2 घेरा है, उसमें पानी का प्रवाह भी दिखा रहा है। अब ये क्या प्रतीक है? सबसे पहले ये लिया कहां से गया है? ये लिया गया लखनऊ का रूमी दरवाजा है, जिसे किसने बनवाया था? आसुद्दौला ने बनाया था। कब? 1784 ईस्वी में। कब बनाया था? 1784 ईस्वी में आसुद्दौला ने बनवाया था, उसी से इसको लिया गया है। अब इसमें जो सिंबल है किसका किसका प्रतीक है? जो सिंबल है वो अलग अलग चीजों का प्रतीक है। सबसे पहले सिंबल किस चीज का प्रतीक है? जो वहां नदियां प्रवाहित हो रही हैं वो गंगा यमुना का प्रतीक है, जो गंगा यमुना तहजीब को सिखाता है। दूसरा, जो यहाँ पे मछलियां हैं वो मुगल शासन को प्रदर्शित करती है। किसको? मुगल शासन को। और जो यहाँ पे तीर धनुष लिखा गया है वो दिखाता है कि यहाँ भगवान राम का क्षेत्र था, यानी ये हिंदुओं का प्रतीक था, अयोध्या को दिखाता है। क्लियर हो गया? प्रतीक कहाँ से लिया गया है? रूमी दरवाजा से 1784, जिससे किसने बना था? आसुद्दौला। कौन बना था? आसुद्दौला। उसके दूसरा होता है यहाँ का राजपंछी कौन है, राज पशु कौन है, राजवृक्ष कौन है, राजपुष्प कौन है। मैंने बताया था कि आपको देखिए नाम के अतिरिक्त इसमें वैज्ञानिक नाम भी पूछ रहा है, इसलिए आप उसको भी पढ़ लेंगे आप। ठीक, तो सबसे पहले राज पशु कौन सा? 12 सिंगा। क्या है? 12 सिंगा। तो मैंने बताया था 12 में गिनती वर्ड है, क्या लगा है? गिनती। इसलिए उधर भी आप गिनती लगा दीजिए, दुओशैली। क्या होगा? दुओशैली। इसका रसायन नाम हो गया, वो वैज्ञानिक नाम हो गया। राजपंछी कौन है? सारस। कौन भैया? सारस। इसका है क्या कि आंटी बड़ी शरारती है, तो एंटीगोन। कौन हो गया? एंटीगोन। ट्रिक क्या होता है कि आंटी बहुत शरारती है, तो राष्ट्रीय पंछी हमारा हो गया सारस, जिसका वैज्ञानिक क्या है? एंटीगोन। फिर राष्ट्रीय बीज कौन है? अशोक, जिसका क्या है? सराका अशोका। ठीक है, सरका अशोका। पुष्प कौन है? पलाश। तो मैंने कहा फूल कैसा होता है? खूबसूरत होता है, इसलिए इसका ब्यूटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूटी। तो फूल खूबसूरत होता है, इसका नाम होगा ब्यूटी मोनोस्पर्म। क्या नाम हो गया? ब्यूटी मोनोस्पर्म। पलाश का फूल ब्यूटी मोनोस्पर्म। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। राष्ट्रीय मछली कौन सी है? चिताला। क्या भैया? उसका वैज्ञानिक नाम भी चिताला है। राजकीय मछली किसको घोषित किया गया है? डॉल्फिन को। किसको? डॉल्फिन। ध्यान सुनिएगा, 2008 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 2008 में, और 2023 में उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया। दोनों पॉइंट याद कर लेना। उत्तर प्रदेश वाला कब घोषित किया गया? 2023। और भारत में कब घोषित किया गया? 2008 में। फिर विरासत पशु हमारे यहाँ कौन सा है? हाथी। कौन सा? हाथी हमारे यहाँ क्या है? विरासत पशु। भाषा की बात करें तो 2 भाषा हमारे यहाँ मुख्य रूप से राजकीय भाषा। 1947 में जब हमारा देश अलग हुआ था, आजाद हुआ था, तो 1947 में उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी बनाई गई। कब? 1947। उसके बाद 1989 में हमारे यहाँ उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा बना दी गई। कब? 1989 में उर्दू को हमारे यहाँ दूसरी राजकीय भाषा बनाई गई। 1989 में। विशेष प्राधिकरण क्षेत्र 5 है। कितने हैं? 5 विशेष प्राधिकरण क्षेत्र 5 है। विधानसभा की बात करें तो 403 विधानसभा है। इसके पहले 404 विधानसभा थी। कितनी थी? 404। वर्तमान कितनी है? 403। तो आपके मन माने सर एक कहाँ चला गया? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से, किससे? 104 संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 में बदलाव किया गया। बदलाव क्या किया गया कि राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को चुनता था विधानसभा के लिए। एक एंग्लो इंडियन इधर चुना जाता था राज्यपाल के द्वारा, और 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार के सांसद के रूप में।
104 संविधान संशोधन के द्वारा ये दोनों पद को हटा दिया गया है कि अब कोई भी एंग्लो इंडियन चुने नहीं जाएंगे। इस माध्यम से जो भारत में उत्तर प्रदेश में 404 विधानसभा सीटें थी, अब कितनी बची हैं? 403। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है विधानसभा 403 हो गया। उसके बाद विधान परिषद कितने हैं हमारे यहाँ? 100। कितने हैं? 100। फिर पॉइंट यहाँ याद करिएगा, विधान परिषद हर राज्यों में होना जरूरी नहीं है। कोई भी राज्य विधान परिषद होगा या नहीं होगा, इसका डिक्लेरेशन भी संसद करती है। संसद ये डिक्लेयर करेगी विधान परिषद होगा या नहीं होगा। ये मुख्यतः डिपेंड करता है जनसंख्या के आधार पर कि जिस देश राज्य की जनसंख्या ज्यादा होती है, विशेष स्थितिगण के आधार पर हम वहां का विधान परिषद डिक्लेयर करते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में विधानसभा है, कितनी विधानसभा है? 100। लोकसभा की बात करें तो 100 सीटें हैं। कितनी बेटा? सॉरी 80। कितनी सीटें हैं? 80। और राज्यसभा की बात करें कितनी सीटें यहाँ पे? 31। कितने बेटा? 31। कंफर्म हो गया यहाँ पे। उसका अगला पॉइंट आप घोषित करें आर्थिक संभाग क्षेत्र। आर्थिक संभाग क्षेत्र को बांटा गया 4 भागों में। कितना भागों में बांटा गया? 4 भागों। एक हो गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश, दूसरा तीसरा होता है मध्य उत्तर प्रदेश और चौथा होता है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कितने हैं? 4। एक है पश्चिमी जिसमें 30 जिले शामिल है। कितने शामिल है? 30, जो कि सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान सुनिएगा, ये जो आर्थिक क्षेत्र देख रहे हैं आप, क्या नाम है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, इसमें क्या है कि कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर उद्योग कम मात्रा में। अभी आप आगे पढ़ेंगे, उद्योग आप पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। उद्योग के क्षेत्र में हमारा मध्य क्षेत्र ज्यादा विकसित है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कृषि पर डिपेंडेंस ज्यादा है। कृषि पर लगभग 60% की आबादी कृषि पर डिपेंड है। 60% की आबादी कृषि पर डिपेंड है। और सबसे ज्यादा हमारे व्यापार, सबसे ज्यादा जीडीपी में भूमिका कौन निभाता है? वस्त्र। तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र निभाता है। लेकिन सबसे ज्यादा लोग व्यस्त किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में। 3 तरह का क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक में कृषि आता है, क्या आता है? कृषि। द्वितीय में उद्योग आता है और तृतीय में आता है आपका सेवा का क्षेत्र। तो कि भारत में जो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा लोग लगे किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में। किसमें लगे? प्राथमिक में। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जीडीपी में भूमिका कौन निभाता है? तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। भैया तृतीय क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र। ठीक। उसके अगला देखते हैं। तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ आर्थिक क्षेत्र हो गया पश्चिमी, जिसमें 30 जिले शामिल है, पूर्वी में 28 शामिल है और मध्य में कितने हैं? 10। बुंदेलखंड में मात्र 7 जिले शामिल है। कितने शामिल है? 7 जिले। बुंदेलखंड का कई सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके आते हैं। तो बुंदेलखंड का जो क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहले यही आता है बुंदेलखंड की मिट्टियां कैसी होती हैं। तो मैंने बताया था बुंदेलखंड मिट्टी कैसी होती है? काली। क्या होती है? काली। अच्छा, बुंदेलखंड मिट्टी काली होने के पीछे कारण क्या है? कर्क रेखा के सबसे समीप होने की वजह से ये गर्म क्षेत्र पाया जाता है। कैसा होता है? गर्म क्षेत्र पाया जाता है। और गर्म क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे उत्पादन सिर्फ कपास का ज्यादा मात्रा होता है। यहाँ कपासी मिट्टी पाई जाती है, करेली मिट्टी पाई जाती है, करेल मिट्टी करते हैं, कपासी मिट्टी करते हैं। जैसे काली मिट्टी का अन्य नाम क्या क्या है? इसमें बताइए। कारे करीबा करैया है, बोलो। कारे करीबा करैया लैया है, बोलो। तेज बोलिए। कारे करीबा करैया लैया है। तो कारे करीबा, का से काली मिट्टी, का से रे से रेगुल मिट्टी, रे से रेगुल मिट्टी। करीबा से होता है करियल मिट्टी, क्या होता है? करीला। अब करैला से होता है करैल मिट्टी, क्या होते हैं? ये किसका है? ट्रिक याद हो गया ना? क्या? कारे करीबा करैला लैया है। फिर बोलिए। ये किसका ट्रिक बेटा? काली मिट्टी का अन्य नाम। अभी आप आगे इसको पढ़ेंगे भी, क्योंकि ये तो भारत की मिट्टी पढ़ते हैं तो उसमें आपको ट्रिक था। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की मिट्टी में बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र काली मिट्टी का क्षेत्र है। वहां उसका नाम भी अलग अलग है। रेगुल मिट्टी कहीं कहा जाता है, जैसे अपने यहाँ भाट बोलते हैं, कुछ मिट्टियों को भाट बोला जाता है, कुछ मिट्टी को रेह बोला जाता है। तो कहाँ क्षेत्र में क्या बोलेंगे वो मिट्टी के अंतर्गत हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है। और बुंदेलखंड में कुल जिले कितने शामिल है? 7। कितने? 7 जिले शामिल है। जिसका ट्रिक क्या था? हमारे बंदे ललित की महबूबा झांसी का चित्र जल गया। बोलिए। हमारे बंदे ललित की महबूबा झांसी का चित्र जल गया। हमारे बंदे ललित की महबूबा झांसी का चित्र जल गया। तो हमारे से हो गया हमीरपुर। हमारे क्या हो गया? हमीरपुर। बंदे से बांदा, ललित से ललितपुर, महबूबा से महबूबा, झांसी से झांसी, जल से जालौन, चित्र से चित्रकूट। तो
हम कितने जिले शामिल है इसमें? 7 जिले। बुंदेलखंड के 7 जिले शामिल हैं, जिसकी कर्क रेखा के नजदीक होने की वजह से इसकी मिट्टी अत्यधिक कैसी पाई जाती है? काली पाई जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट आते हैं जो एग्जाम में भी पूछा हुआ था कि विधानसभा का जो हमारे उत्तर प्रदेश का विधानसभा बना हुआ है, इसकी नींव पड़ी थी सबसे पहले। मैं ट्रिक बता था आपको कि 2-2 बॉटल लेकर जैकब भाई हीरा सिंह से मिलने गया। बोलिए, 2-2 बॉटल लेकर जैकब भाई हीरा से मिलने गया। हमेशा आसानी के साथ बोलना चाहिए बेटा, आराम से बोलना चाहिए। 2-2 बॉटल लेकर जैकब भाई हीरा से मिलने जाते हैं या गया, ठीक है। तो 2-2 बॉटल लेकर के 1922 ईस्वी में विधानसभा की नींव पड़ी थी। कब? 1922 ईस्वी में। और 1928 में बनकर तैयार हुआ। तो जब इसकी नींव पड़ी थी उस समय उत्तर प्रदेश का गवर्नर था बटलर। कौन था? बटलर। बटलर मतलब बटलर। 1928 में बनकर निर्माण हो गया, तैयार हो गया था। उद्घाटन इसका हो गया था। और इसको वास्तुकार कौन था जिसने इसको बनवाया था? वो थे जैकब और कौन था? हीरा सिंह। कौन कौन? जैकब और हीरा सिंह। तो इसमें आपको ये लिखा हुआ है। उसके बाद अन्य प्रमुख तथ्यों को देखा जाए, अन्य प्रमुख तथ्य कौन कौन से होते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। पहली महिला राज्यपाल थी। महिला राज्यपाल पूरे भारत की पहली भी है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे सरोजिनी नायडू। सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन रह चुकी है? मायावती। 4 बार। कौन रह चुकी है? मायावती। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 ऐसे मुख्यमंत्री थे। कौन कौन? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। अभी तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हो चुका है? 10 बार। कितने बार? 10 बार यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो स्वतंत्रता आजादी के बाद 21वें नंबर के हैं। वर्तमान राज्यपाल देखा जाए आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल है। वर्तमान में देखा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना है। और देखा जाए कि सतीश महाना हो गया, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें किन किन जिलों की है? तो अब जिलों की बात कर ले हम थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जिलों की बात करने से पहले इसके पड़ोसी देशों को देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, ठीक। तो अगला पॉइंट आता है हमारा पड़ोसी क्षेत्र। तो पड़ोसी क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से कुल मिला कितने हैं? 8 राज्य और एक देश। कौन सा? नेपाल। कौन भैया? नेपाल। तो ये जो कुल मिलाकर के 8-9 लोग हैं, तो इसमें देखा जाए कौन कौन से इसका प्लेस आता है। एक हो गया हिमाचल प्रदेश, एक हो गया उत्तराखंड, राज्यों को मैं काउंट कर रहा हूँ। उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड 4 हो गया, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, उसके बाद चले इधर राजस्थान 7, हरियाणा 8, उसके बाद दिल्ली 9, उसके बाद फिर उसके बाद कौन रहेगा आपका? नेपाल, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 9 ऐसे हैं जिसमें से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 सामान्य प्रदेश और एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। एक देश भी है। कौन सा देश? नेपाल। अब ये आपको जानना है कि कौन कौन से राज्य के कौन कौन से जिले टच करते हैं, उसका ट्रिक कौन कौन सा है ये जान लीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे, तो ऊपर कौन सा जिला हमारे सबसे पहले आता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मात्र एक टच करता है। कौन सा? सहारनपुर। कौन भैया? सहारनपुर मात्र एक टच करता है। उसके बाद आपका देखते हैं कितने जिले ऐसे जिससे एक जिला टच करता है, और कुछ से 7 जिले टच करते हैं, कुछ से 6 जिला टच करता है, कुछ से 5 जिले टच करते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा है जिससे जितने जिले टच करते हैं? तो इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था कि एक हिमखंड के छत से, एक हिमखंड के छत से उतरकर नंदू एवं बिहारी साथ साथ चले, जिसे देखकर राजू का दिल 2 बार धड़का। सभी मध्य क्षेत्र में क्रिकेट देखने पहुंचे, जहां 11 खिलाड़ी खेल रहे थे और हरी हर बॉल पे 6 मार रहा था। तो याद आ नहीं आप लोग को? लिखा गया था ना। तो इसमें आपको क्या बताया गया था
जिसमें आपको यह जानना है कि कौन से जिले से, एक प्रश्न आपका नॉर्मली आता है कि किससे कितने जिले टच में हैं। तो मैंने बताया सबसे पहला क्या है, एक हिमखंड के छत पे, एक हिमखंड के छत से, तो एक से हो गया, एक किसमें आते हैं, हिमखंड के छत से। हिम से कौन हो गया, हिमाचल प्रदेश। हिम से कौन हो गया, हिमाचल प्रदेश। अब खंड से हो गया झारखंड, खंड से क्या हो गया, झारखंड। छत से हो गया छत्तीसगढ़, छत से क्या, छत्तीसगढ़। यानी एक हिम के खंड के छत से, एक हिमखंड के छत से, एक से एक हो गया, हिम से हिमाचल प्रदेश, खंड से झारखंड और छत से छत्तीसगढ़। यानी तीन ऐसे हैं जिससे सिर्फ कितने जिले टच करते हैं, एक। उसके बाद अगला क्या था, अगला क्या था आपका उत्तरकर। अब उत्तरकर कौन कौन, नंदू और बिहारी। कौन कौन, नंदू और बिहारी। सात सात यहां तक पढ़ते हैं, उत्तरकर, नंदू और बिहारी, सात सात। उत्तरकर से मतलब उत्तराखंड, उत्तरकर मतलब उत्तराखंड। नंदू से हो गया नेपाल, नंदू से नेपाल। बिहारी से बिहार। सात सात मतलब सात, सात से मतलब सात। यानी सात सात किससे अटैचमेंट है, तीन, एक उत्तराखंड, एक नेपाल और एक बिहार। इससे कितने हैं, सात जिले टच करते हैं उत्तरकर। अब क्या कर रहे हैं, साथ साथ चले। जिसे देखकर राजू का दिल दो बार धड़का, जिसे देखकर राजू का दिल दो बार धड़का। तो जिसे देखकर राजू का दिल, राजू से राजस्थान, दिल से दिल्ली, तो राजू का दिल, राजू से राजस्थान, दिल से दिल्ली, दो बार धड़का। यानी कितने हैं जिले टच करते हैं, दो जिले। किससे किससे, राजस्थान और किससे, दिल्ली से। कितने जिले टच करेंगे, दो जिले टच करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, सभी मध्य क्षेत्र में क्रिकेट देखने गए। मध्य क्षेत्र मतलब मध्य प्रदेश। क्या भैया, मध्य प्रदेश। जहां 11 लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो 11 लोग तो यानी मध्य प्रदेश से कितना टच करेगा, 11। और उन्होंने वहां देखा क्या, वहां एक हरी नाम बैट्समैन है। कौन है, हरी, जो हर बाल पे सिक्स मार रहा है। यानी एक बात हो गया हरियाणा, हरियाणा से कितने जिले टच करते हैं, क्लियर हो गया आपका। तो कितने से एक टच किए, कितने से 7 टच किए, कितने से 6 टच किए और कितने से 2 टच किए, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। एक से टच करने वाले 3 हैं, एक हो गया हिमाचल प्रदेश, एक हो गया झारखंड, एक हो गया छत्तीसगढ़। कितने टच कर रहे हैं, 3, एक कंफर्म। अब 7 से टच करने वाले कितने हैं, 3, एक हो गया उत्तराखंड, एक हो गया नेपाल और एक कौन हो गया, बिहार। अब हमने इसका ट्रिक क्या है, एक वाला क्या ट्रिक है कि एक हिमखंड की छत से, एक हिमखंड की छत से। अब साथ साथ वाले कौन है, हमने बताया उत्तराखंड, नेपाल और बिहार। तो उसका क्या ट्रिक है, उत्तरकर, नंदू और बिहारी, नंदू और बिहारी, साथ साथ चले। अब मैंने उसके बाद क्या कहा कि दो वाले कौन है, दिल्ली और राजस्थान। कौन कौन, दिल्ली और राजस्थान। इसका ट्रिक क्या बताया मैंने, जिसे देखकर राजू का दिल 2 बार धड़का। या दिल्ली और राजस्थान कितने हैं, 2। उसके बाद आए कहा ये लोग मध्य क्षेत्र में जाते हैं, जहां देखते हैं 11 लोग क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। यानी मध्य प्रदेश में कितने हो गए, 11। एक जिला जितने 11 टच करते हैं और एक जिला जो 6 टच करता है। वहां उन्होंने क्या देखा, हरी। हरी क्या कर रहा था, हर बात पर सिक्स मार रहा था, छक्का मार रहा था। तो हरी हो गया हरियाणा और 6 से क्या हो गया, 6। इसका मतलब ये हो गया कि 3 ऐसे राज्य हैं जो एक एक जिले से टच करते हैं, 3 ऐसे 2 राज्य और एक देश ऐसे हैं जो 7-7 जिले टच करते हैं, एक ऐसा जो 11 जिले टच करता है। और फिर उसके बाद फिर बताया आपको अगला कि एक है जो 6 से टच करता है, कितने करता है, 6 से। और फिर ये 2 ऐसे हैं जो 2-2 से टच करते हैं। ये तो क्लियर हो गया, आगे बढ़े हम। अब ये हमारा हो गया पहला ट्रिक कि कौन कौन से किसके कितने जिले से टच करता है। कुल कितने हो गए, कुल देखा जाए 3 3 3 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10, कुल 10 हो गए। जिसमें से 8 सामान्य राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश। इतना क्लियर हो गया ना, कुल 10 है, 8 सामान्य राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश। कंफर्म। अब हम ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश से मात्र 1 होता है, सहारनपुर। कौन भैया, सहारनपुर। उसके बाद उत्तराखंड में आते हैं, उत्तराखंड में 7 जिले टच करते हैं। कितने टच करते हैं, 7। 7 का ट्रिक क्या था
तो मैंने इसका ट्रिक आपको पढ़ाया था। 7 कौन कौन से हैं जो किससे टच करते हैं? उत्तराखंड से। किससे? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से टच करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो इसका था कि रामपुर वाली पीली आंटी का, फिर बोलिए, रामपुर वाली पीली आंटी का शहर मुजफ्फर में बिजनेस करने का इरादा है। रामपुर वाली पीली आंटी का शहर मुजफ्फर में बिजनेस करने का इरादा है। तो रामपुर से हो गया रामपुर, पीली से हो गया पीलीभीत, वाली से हो गया बरेली। वाली से क्या हो गया? बरेली। उसके बाद आपका हो गया आंटी से हो गया उत्तराखंड, आंटी से उत्तराखंड, शहर से शहर से आपका हो गया सहारनपुर, मुजफ्फर से मुजफ्फरनगर, बिजनेस से बिजनौर, इरादा से मुरादाबाद, इरादा से क्या हो गया? मुरादाबाद। तो इस तरह से आपका शहर हो गया रामपुर, बरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और पीलीभीत। 21 समय हो गए जिले आपके उत्तराखंड से। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, बिजनौर हो गया आपका, और हो गया सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, बरेली हो गया, पीलीभीत हो गया। ये किससे टच कर रहे हैं सर? उत्तराखंड से। किससे? उत्तराखंड। अब दूसरा कौन आता है? नेपाल। कौन भैया? नेपाल। इससे कितने टच करेंगे? 7। इसका क्या ट्रिक है आपका? महाराज सिद्धार्थ के बस्ती के बाहर पीली नदी बहती है, जहाँ पे बलराम हीरे की खेती करता है। कितने जिले हो गए? 7। तो मैंने कहा महाराज सिद्धार्थ, तो महाराज से कौन हो गया? महाराज में कौन हो गया? महाराज। सिद्धार्थ से क्या हो गया? सिद्धार्थनगर। क्या हो गया? सिद्धार्थनगर। अगला पॉइंट क्या था? बस्ती से क्या हो गया? श्रावस्ती। क्या हो गया? श्रावस्ती। बाहर से बहराइच। उसके बाद पीली से पीलीभीत, बलराम से बलरामपुर, खीर से लखीमपुर। क्लियर हो गया? तो इसमें यहाँ भी कितने हो गए? 7। उसका थर्ड आता है। थर्ड कौन आता है? बिहार। कौन भैया? बिहार। इससे कितने जिले सटे हैं? 7। कौन भैया? 7। तो मैंने इसका ट्रिक बताया आपको। गाजीपुर की चंदा का सोने की बाली उसमें हो गया, जिसे उसका देवर राज ने खोजा। फिर बोलिए, गाजीपुर की चंदा का सोने की बाली उसमें हो गया, जिसे उसका देवर राज ने खोजा। तो गाजीपुर से हो गया गाजीपुर, चंदा से चंदौली, सोने से सोनभद्र, बाली से बलिया, और जिसे उस कुश से कुशीनगर, जिसे उसका देवर से देवरिया, राज से महाराज। तो कितने जो टच हो गए? 7। कन्फर्म? क्या ट्रिक था इसका? गाजीपुर की चंदा का सोने की बाली उसमें हो गया, जिसे उसका देवर राज ने खोजा। अब उसके बाद आते हैं, ये 7 वाले खत्म हो गए। उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, तीनों 7 वाले। अब कौन आता है करना आपका? अगला झारखंड। झारखंड कितने से? 1। कितना? 1। छोड़ते हैं उसको। कौन सा है जो टच करता है? सोनभद्र। फिर अगला आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कितने टच करेंगे? 1। वो भी कौन है? सोनभद्र। उसके बाद अगला आता है मध्य प्रदेश। अच्छा, सोनभद्र इकलौता ऐसा जिला है जिसे सबसे ज्यादा राज्य टच करते हैं। 4 राज्य टच करेंगे। कौन कौन? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। 4 जिले राज्य टच करते हैं सोनभद्र को। और सबसे कम टच करने वाले पे आएंगे तो आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, सोनभद्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, जो मात्र एक जिले टच करते हैं। और सबसे कम आएगा ललितपुर, और सबसे ज्यादा कौन आता है? सोनभद्र। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद आता है, आप पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कितने जिले टच करता है? 11। कितना? 11। तो मैंने कहा कि उसका ट्रिक वही है जो आपने वो किसमें पढ़ा था, क्या नाम है कि बुंदेलखंड में। इसका ट्रिक है, ललित की महबूबा झांसी का चित्र आग में जल गया, इस मजे में बंदा रात में सो न सका। फिर से बोलिए, ललित की महबूबा झांसी का चित्र आग में जल गया, इस मजे में बंदा रात में सो न सका। कुल 11 है इसमें। 11 कौन कौन से हैं? आप ललित से हो गया ललितपुर, ललित से ललितपुर, महोबा से महोबा, महबूबा से क्या हो गया? महबूबा, झांसी से झांसी, चित्र से चित्रकूट, आग से आगरा, जल से
जालौन। इस उसके बाद है जालौन। फिर हो गया मजे में मिर्जापुर, बंदा से बांदा, रात से प्रयागराज, सो न सका सोनभद्र। उसके बाद ई से क्या हो गया, इससे क्या हो गया इटावा, इससे क्या हो गया इटावा। तो कितने हो गए 11। फिर उसका ट्रिक याद करिए, ट्रिक बना रहे दिमाग में तो आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, ललित के महबूबा झांसी बंदा रात में सो, कंफर्म हो गया 11। अब अगला प्लेस कौन सा आता है, हरियाणा। कौन भैया, हरियाणा। कितने समय मिलेगा आपको 6। कितने 6। अच्छा राजस्थान कितने हैं 2। कौन कौन, मथुरा और आगरा। कौन भैया, दिल्ली कितने हैं 2। दिल्ली कितने हैं 2। दिल्ली में कौन कौन है, गौतम बुद्ध गाजियाबाद। कौन भैया, गौतम बुद्ध। गौतम गाजी का दिल बाग में लगा रहता है, गौतम गाजी का दिल बाग में लगा रहता है। गौतम से हो गया गौतम बुद्ध नगर, गाजी कौन हो गया गाजियाबाद, दिल से हो गया दिल्ली। कब भैया, दिल्ली हो गया कंफर्म। हरियाणा कितने छपे हुए हैं 6। इसका क्या ट्रिक था कि गौतम बाग में शाम को हरि के सहारे अली भी जाता है। गौतम के बाग में शाम को हरि के सहारे अली भी जाता है। फिर बोलिए, गौतम के बाग में शाम को अली के सहारे अली भी जाता है। तो गौतम से हो गया गौतम बुद्ध नगर, क्या हो गया गौतम बुद्ध नगर। बाग से बागपत, में से मेरठ, शाम से शामली, और हरि से हरियाणा, हरि से हरियाणा, सहारे से सहारनपुर, अली से अलीगढ़। हो गया ना। अम्मा से क्या हो गया मथुरा। तो कुल कितने जिले हो गए 6। कौन भैया 6। उसके बाद अगला अंतिम पॉइंट था, हो तो गया सर, क्लियर हो गया ना। तो आपके ये अपने पड़ोसी राज्यों को भी जान लिया कि कौन कौन सा राज्य किससे टच करता है। तो इस तरीके से सामान्य परिचय जो प्रमुख तथ्य था आपका, उसको आपने जान लिया। ठीक है, फिर आप इसमें अन्य चीजों क्या जानते हैं कि यहाँ पे एनसीआर भी है और क्या है एससीआर। क्या है एनसीआर और एससीआर। एनसीआर में कितने जिले शामिल है, एससीआर में कितने जिले शामिल है। एनसीआर में 8 जिले शामिल है। कितना 8। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि एनसीआर में कितने जिले शामिल है। अच्छा फिर से मेरे समझ लीजिए, हिमाचल प्रदेश से 1, उत्तराखंड से 7, नेपाल से 7, बिहार से 7, उसके बाद झारखंड से 1, छत्तीसगढ़ से 1, मध्य प्रदेश से 11, राजस्थान और दिल्ली से 2, हरियाणा से 6। ये हमारे जिलों का अटैचमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको अगला पॉइंट आ रहा है कि एनसीआर में कितने शामिल है। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसके अंतर्गत 8 जिले शामिल है। कितने से शामिल है 8। इसका ट्रिक है, गौतम गांजा पीकर शाम से मुजफ्फर के बाग में बंद पड़ा। बोलिए, गौतम गांजा पीकर शाम से मुजफ्फर के बाग में बंद पड़ा। गौतम से हो गया गौतम बुद्ध नगर, क्या हो गया गौतम बुद्ध नगर। गांजा से हो गया गाजियाबाद, गांजा से क्या हो गया गाजियाबाद। शाम से हो गया शामली, शाम से क्या हो गया शामली। मुजफ्फर से हो गया मुजफ्फरनगर, क्या हो गया मुजफ्फरनगर। बाग से बागपत। और हो गया बंद से बुलंदशहर, बंद से क्या हो गया बुलंदशहर। म से मेरठ, हा से कौन हो गया हापुड़, जिसमें 8 शामिल है। सबसे अंतिम में शामिल होने वाला जिला कौन सा था, शामली। कौन भैया शामली। अच्छा प्रस्तावित 4 और हैं, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, अलीगढ़। कौन कौन, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, अलीगढ़। ये 4 अन्य प्रस्तावित हैं, लेकिन ये प्रस्तावित में ही हैं, लेकिन अभी इनको परमिशन नहीं मिला हुआ है। तो उससे प्रस्तावित में मुख्यतः कितने हो गए कुल 8। कितने हो गए 8 शामिल है। किसमें एनसीआर। कितना एनसीआर। अगला पॉइंट है एससीआर में कितने शामिल। जैसे हमने एनसीआर बनाया, ठीक उसी तरीके से हमने एससीआर बनाया। क्या बनाया एससीआर। एससीआर का मतलब होता है स्टेट कैपिटल रीजन। क्या होता है स्टेट कैपिटल। इसमें हमारे कितने जिले शामिल है 6। कितने से शामिल है 6। तो अच्छा क्या ट्रिक है उसका, ब्राह्मण रावण सीता को हर कर उड़ा ले। बोलिए, ब्राह्मण रावण सीता को हर कर उड़ा ले गया। फिर बोलिए, ब्राह्मण रावण सीता को हर कर उड़ा ले गया। ब्राह्मण रावण सीता को हर कर उड़ा ले गया। ब्राह्मण हो गया बाराबंकी, ब्राह्मण क्या हो गया बाराबंकी। रावण हो गया रायबरेली, रावण से रायबरेली। सीता से सीतापुर। हर से हरदोई, उड़ा से
उन्नाव, उड़ाव से उड़ीसा नहीं बाबू, उत्तर प्रदेश पर है। उड़ा से उन्नाव, और ले से कौन हो गया, लखनऊ। ले से क्या हो गया, लखनऊ। तो कुल कितने जिले शामिल हो गए हमारे, 6 जिले। कितने, 6। एनसीआर में कितने शामिल है, 8। एनसीआर में कितने शामिल हो गए, 6। अब इस चैप्टर का सामान्य परिचय का अंतिम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अंतिम पॉइंट क्या है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं जिलों के बारे में। जैसे सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा हो गया, सोनभद्र। सबसे मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है, ललितपुर। कौन भैया, ललितपुर। मध्य प्रदेश से तीनों तरफ जिला कौन सा हो गया, ललितपुर। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, हरदोई। कौन भैया, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, हरदोई। और उसके बाद सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, ललितपुर। कौन भैया, ललितपुर। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, आगरा में। सबसे कम बरसात कहाँ होती है, मथुरा में। कहाँ भैया, मथुरा में। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़। कौन सा है, हापुड़। कंफर्म हो गया। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर। सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़। जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा जिला कौन सा है, गाजियाबाद। कौन भैया, गाजियाबाद। सबसे कम कौन सा है, ललितपुर। जनसंख्या घनत्व का अर्थ यह हो गया कि जहां कम क्षेत्रफल में ज्यादा लोग रह रहे हो उसे क्या बोलते हैं हम, जनसंख्या घनत्व। क्या बड़ा, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं, गाजियाबाद में। और सबसे कम कहाँ है, अच्छा एक बात और क्या कही, एक भारत का मानक समय रेखा 82.5 पूरी देशांतर रेखा। भैया 82.5 पूरी देशांतर रेखा, जिसे भारत का मानक समय रेखा कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। सबको पूरा का पूरा पॉइंट समझा गया, कोई दिक्कत, सामान्य परिचय की कोई प्रॉब्लम। भारत की भौगोलिक संरचना, ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। भारत की भौगोलिक संरचना के अंतर्गत यह पढ़ते हैं कि भारत को कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत को कुल 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 4। ये 4 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये बांटा गया शिवालिक तलहटी क्षेत्र, दूसरा बांटा गया दक्षिण का पठारी क्षेत्र, तीसरा बांटा गया भाबर एवं तराई क्षेत्र, चौथा बांटा गया गंगा का मैदान। कितने भागों में बांटा गया इसको, 4 भागों में। कितना, 4 भागों में बांटा गया है। कौन 4 क्षेत्र है इसके प्रमुख रूप से, तो पहला क्षेत्र बताया आपको शिवालिक की श्रेणियां। तो भैया शिवालिक, अब देखिए शिवालिक तलहटी क्षेत्र में क्या क्या आता है। शिवालिक तलहटी क्षेत्र में, शिवालिक तलहटी क्षेत्र में आपने देखा था इसका विस्तार मुख्य रूप से सहारनपुर पाया जाता है। कहाँ आता है, सहारनपुर। ये जो ऊपर देख रहे हैं ना, ये तो शिवालिक है, ऊपरी पार्ट शिवालिक होती है। यहाँ की विशेषता क्या होती है कि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की सीमा करेगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा करता है। इसमें 4 प्रमुख चोटियां हैं जो एग्जाम में कई बार पूछ चुकी है। 4 चोटियां कौन कौन सी हैं, एक का नाम आप अच्छी तरह जानते हैं, इसका नाम क्या है, अमसोद। क्या नाम बेटा, अमसोद। अमसोद के अतिरिक्त यहाँ 3 चोटियां अन्य भी हैं। एक अमसोद है, एक सहनसरा है, एक बहनसिया है, एक साकंबरी है, एक मोहन है। कुल 5 चोटियां यहाँ पे हैं। कितनी है, 5 चोटियां। 5 चोटी के नाम याद कर लीजिए। एक नाम है अमसोद। क्या नाम है, अमसोद। फिर कौन है, सहनसरा, उसके बाद बहनसिया, साकंबरी और मोहन। ये 5 चोटियां हैं मुख्य रूप से किसकी, शिवालिक तलहटी की। किस तरह, शिवालिक। शिवालिक तलहटी ऊपर पार्ट में है, इसको केयर करेगा। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सीमांकन करेगा। किससे, इसका, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। मुख्य रूप से इसका विस्तार सहारनपुर में है, जिसमें 4 मुख्य रूप से चोटियां पाई जाती हैं। एक का नाम है अमसोद, जो सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद सहनसरा, कौन है, सहनसरा। उसके बाद बहनसिया, क्या भैया, बहनसिया, साकंबरी और कौन, मोहन। कौन बेटा, मोहन जी भैया। तो वैसे अगर आपको याद ना हो तो मैं समान तरीके से बेटा याद करवा सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो एक लड़का है मोहन, कौन बेटा, मोहन। और उसका भाई का नाम है अमन। क्या नाम है, अमन। उसकी जो बहन है साकंबरी, कौन है, वो बेचारी बहुत बर्दाश्त करती है, बहुत सहन करती है। मोहन और अमन की बहन, मोहन और अमन की बहन साकंबरी बहुत सहन करती है। तो मोहन से हो गया मोहन, मोहन क्या हो गया, मोहन। अमन से हो गया अमसोद, अमन से क्या हो गया, अमसोद की बहन। बहन से कौन हो गया, बहन से हो गया आपका बहनसिया। क्या भैया, बहनसिया। नाम क्या उसका,
शाकंभरी। क्या भैया? शाकंभरी। शाकंभरी से शाकंभरी। सहन बहुत करती है, सहन बहुत करती, क्या हो गया? सहनसरा। क्या हो गया? सहनसरा। तो दिमाग में ट्रिक बैठ गया क्या? मोहन और अमन की बहन शाकंभरी बहुत सहन करती है। क्लियर हो गया ना? फिर से बोलिए। मोहन और अमन की बहन शाकंभरी बहुत सहन करती है। उसका दूसरा पार्ट आता है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पठारी क्षेत्र बिल्कुल नीचे का क्षेत्र आता है। दक्षिण का पठारी, एक तो आपने उधर पढ़ा था, पठारी तो दो ही तो है, एक अपने अमसोद, दूसरा विंध्याचल। तो पढ़ा था आपने, एक अमसोद, दूसरा कौन? विंध्याचल। इधर आके गंडक, उधर कौन आ गई? यमुना। तो नदियों का क्षेत्र हो जाएगा। तो दूसरा पार्ट पड़ता है आपका जिसका नाम है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इसमें कौन आ गया? बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार आता है। कौन कौन? बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। ये पूरा बुंदेलखंड हो गया जिसमें कितने जिले शामिल थे? 8 जिले शामिल थे। आपको ट्रिक है ना, बुंदेलखंड में कितने जिले शामिल थे? 7। उसका ट्रिक क्या था? हमारे बंदे ललित की महबूबा झांसी का चित्र जल गया। उसमें जिले शामिल थे, इतने जिले उसमें रहेंगे, प्लस प्रयागराज रहेगा और मिर्जापुर। कौन कौन? प्रयागराज और मिर्जापुर। ये वो जिले हैं जो किसमें के अंतर्गत आते हैं? दक्षिण के पठारी भाग। किसके अंतर्गत? दक्षिण के पठारी क्षेत्र। तीसरा प्रश्न पड़ता है भाबर और तराई क्षेत्र। क्या? भाबर और तराई क्षेत्र। देखिए इसके बारे में आपको पढ़ना अति आवश्यक है। भाबर तराई क्षेत्र होता है और बीच का पूरा भाग गंगा का मैदान है। यानी कितने भाग बांटा गया? 4 भाग। पहला कौन हो गया? शिवालिक, दूसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र, तीसरा भाबर व तराई क्षेत्र और चौथा गंगा का मैदान। 4 भागों में बटा। तो तीसरा जो आपने पढ़ा भाबर और तराई क्षेत्र, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक। कहां से कहां तक है? सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक। ये क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र हैं जहां बरसात ज्यादा होती है। जब ज्यादा बरसात होगी तो इनका निर्माण नदियों के द्वारा लाई मिट्टियों के माध्यम से होगा। जब नदियों द्वारा लाई मिट्टियों के माध्यम से होगा, इन क्षेत्रों का क्या उपजाऊ होंगी? नहीं उपजाऊ होंगी? उपजाऊ होंगी। क्या होंगी? उपजाऊ होंगी। इन क्षेत्रों होगा। यहाँ पर चूंकि बरसात ज्यादा हो रही है, तभी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, पेपर 80 पे स्टोरों में ही आया था, जिसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में अधिक सदाबहार पाए जाते हैं? तो सदी अधिक सदाबहार में से साग, सालौन, साल, सालौन, ये सागौन, ये सब जितने पेड़ पाए जाएंगे वे ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बरसात 200 के सेंटीमीटर करीब होती है और 150-200 के बीच होती है। जहां बरसात ज्यादा होगी वो क्षेत्र दलदली क्षेत्र होगा, वहां सदाबहार वन पाए जाएंगे, पानी हमेशा रहेगा, तो पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहेंगे। ठीक, तो ये वही क्षेत्र है। यहाँ क्षेत्र दलदली क्षेत्र पाया जाएगा, सघन वन पाए जाते हैं, लंबी घास पाई जाती है, इससे हाथी घास कहते हैं। क्या होते हैं? हाथी घास कहते हैं। तथा यहाँ कई तरह के विभिन्न तरीके के वन्य जीव पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में? सघन भाबर के तराई क्षेत्र में। उसके अगला होता है गंगा का मैदान। क्या होता है? गंगा का मैदान। ये जो गंगा के मैदान का क्षेत्र है, इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता यह है कि ये गंगा और उनकी सहायक नदियों के माध्यम से बनाई जाती है। किसके माध्यम से? गंगा और उनकी सहायक नदियों के माध्यम से बनाई गई क्षेत्र है। जब ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से बनाए गए क्षेत्र हैं तो ये अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र भी होंगे। इनमें मिट्टी जो पाई जाती है वो खादर और बांगर पाई जाती है। खादर मिट्टी किसे कहते हैं? बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? नदियां प्रत्येक वर्ष मिट्टी लेकर के आती हैं। जब जो मिट्टी लेकर के आती है, जैसे पानी बढ़ा तो मिट्टी बाहर भी जाएंगी, तो जो मिट्टी बाहर रह गई उसे बांगर कहते हैं। क्या होते हैं? बांगर। और जो मिट्टी नजदीक रहेगी वो तो आगे बढ़ जाएगी, उसे खादर मिट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? खादर। तो कौन सी मिट्टी हर वर्ष नहीं आती होगी? बांगर की खादर? खादर। बांगर वाली बाहर हो चुकी है, पता नहीं दोबारा वहां तक पानी पहुंचे नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो बीच की मिट्टी है खादर वाली, ये तो हर बार बदलती रहेगी ना। तो जो मिट्टी हर बार बदलती रहती है वो ज्यादा उपजाऊ होती है। इसलिए खेती के लिए ऐसे क्षेत्र ज्यादा उपजाऊ माने जाते हैं जहाँ की मिट्टी हर साल परिवर्तित होती रहती है। उससे कौन मिट्टी बोलते हैं हम? खादर मिट्टी। क्या होते हैं? खादर। तो गंगा का जो क्षेत्र है 2 तरीके से बांटा गया, एक भाबर का, एक आपको बांटा गया खादर मिट्टी का क्षेत्र और एक बांगर मिट्टी का क्षेत्र। बांगर मिट्टी मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो इसलिए इलाहाबाद में देखते होंगे किनारे किनारे जो खेती की जाती है उसमें उत्पादन ज्यादा होता है, क्योंकि वो कौन सी मिट्टी है? खादर। कौन मिट्टी होता है? खादर मिट्टी। ठीक है, तो कितने भागों में इसको बांटा था? 4। कौन कौन? शिवालिक तराटी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, भाबर तराई क्षेत्र, गंगा का मैदान। क्लियर हो गया ना? तो उसके बाद अगला होता है आपका
दूसरा पॉइंट आपका तो दूसरा चैप्टर आता है उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। क्या आता है? उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में यह देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मिट्टियों का निर्माण हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा है? क्योंकि आपने भूगोल में पढ़ा है कि पूरा भारत ही गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसलिए उत्तर प्रदेश भी किसका हिस्सा होगा? गोंडवाना लैंड का। किसका ना? गोंडवाना लैंड का बोल रही है। ठीक, उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, देखिए जैसे आपने ये देखा था पूरा का पूरा शिवालिक तलहटी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, भाबर तराई क्षेत्र, गंगा का मैदान का क्षेत्र, इसी तरीके से इन क्षेत्रों का जो निर्माण हुआ है वो किस भूगर्भिक संरचना के माध्यम से हुआ था, इसको जानते हैं हम। तो गंगा का क्षेत्र का निर्माण किस युग में हुआ है? प्लीस्टोसीन युग में। किस युग में हुआ है? प्लीस्टोसीन युग में। उसके बाद दक्षिण के पठारी भाग का निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में, या ये विंध्य क्रम की चट्टानों के माध्यम से हुई है। किसके माध्यम से हुई है? विंध्य। दक्षिण का कौन विस्तार कर रहा था? ज्यादा भूल गए? तुम्हारे पास विंध्याचल छड़ी है ना, इसका मतलब इसका विस्तार किसके माध्यम से होगा? विंध्याचल। कौन भैया? विंध्य। और उत्तरी का विस्तार किससे हुआ है? शिवालिक से। किससे ना? शिवालिक से। बीच की जो मैदान गंगा का मैदान है वो प्लीस्टोसीन युग से हुआ है। किससे हुआ है? प्लीस्टोसीन युग से हुआ है। उसके कैमूर की श्रेणी, क्योंकि जहां पर सहारनपुर है, ललितपुर है, यहीं बगल विंध्याचल बगल कैमूर की पहाड़ियां भी है। कौन सी है? कैमूर की पहाड़ियां। तो कैमूर श्रेणी का भी विस्तार किससे होता है? विंध्य क्रम से। किससे? विंध्य क्रम से। विंध्याचल मैदानी भाग और प्रायद्वीपीय भाग का विभाजन। अब देखिए क्या करती है, जो विंध्याचल की चट्टानें हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि विंध्याचल है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत क्या करता है? अलग करता है। तो जो उत्तर भारत होता है उसे बोलते हैं हम मैदानी क्षेत्र। क्या बोलते हैं? मैदानी क्षेत्र। क्यों बोलते हैं मैदानी क्षेत्र? क्योंकि इसका पूरा का पूरा निर्माण नदियों द्वारा लाई मिट्टियों के माध्यम से हुआ है। नदियों ने मिट्टी लाया, उसे अवक्षेपित किया, उसका निर्माण किया, इसलिए इसको हमने बोला कि नदियों द्वारा लाई अवक्षेपण के माध्यम से हुआ है। तो जो विंध्य शैली चट्टानें हैं वो मैदानी भाग और प्रायद्वीपीय भाग दोनों क्या करता है? अलग करता है। कौन? विंध्याचल। कौन भैया? विंध्याचल। अब उसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है कि भारत का उत्तर प्रदेश का विभाजन। क्या होता है? उत्तर प्रदेश का विभाजन। उत्तर प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, इसका कहाँ क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन इसका पूछा हुआ था। सीधा जैसे लिखा गया है, सीधा एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका आया सीधा। आर्कियन किस्म चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र और ललितपुर में। कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र। हाँ, आर्कियन किस्म चट्टानें सोनभद्र ललितपुर पाई जाती हैं। विंध्यन किस्म चट्टानें बुंदेलखंड और बघेलखंड पाई जाती हैं। कहाँ का? बुंदेलखंड और बघेलखंड में कौन चट्टानें पाई जाती हैं? विंध्यन। गोंडवाना चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? मिर्जापुर। सोनभद्र में कौन चट्टानें पाई जाएंगी? गोंडवाना। टर्शियरी पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश का जितना उत्तरी जिला है, और क्वार्टरी चट्टानें पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में। फिर से पढ़ लेते हैं। आर्कियन हो गया सोनभद्र ललितपुर में। कहाँ? सोनभद्र ललितपुर में। विंध्यन हो गया बुंदेलखंड और बघेलखंड में। कहाँ का? बुंदेलखंड और बघेलखंड। गोंडवाना हो गया मिर्जापुर और सोनभद्र में। कहाँ हो गया? सोनभद्र में। टर्शियरी तुम्हारे होगा यूपी का उत्तरी भाग हो गया पूरा, और क्वार्टनरी जो है उत्तर का मैदानी भाग। इतना क्लियर होगा? इन चैप्टर को हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना में, जिसके अंतर्गत हमने 3 चैप्टर पढ़ा। भौगोलिक संरचना के अंतर्गत पहले उत्तर प्रदेश का विभाजन, फिर इसका भूगर्भिक संरचना, फिर उत्तर प्रदेश से प्रमुख चट्टानें। कंफर्म हो गया? तीसरा पॉइंट आपका चलता है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं मृदा। जो आपने भारत की जलवायु पढ़ा था वही उत्तर प्रदेश की जलवायु को पढ़ना है। ठीक है? तो आपको बताया गया था जुलाई के महीने में लगभग मानसून, जून के लास्ट तक जब मानसून हमारे आता है, और जुलाई में पूर्णतः मानसून अपनी उच्च अवस्था में रहती है। यानी बरसात अधिकतर होता है जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में। कब से कब तक? जुलाई से सितंबर के बीच। तो जो उत्तर प्रदेश की मानसून है उसकी भी कहानी बिल्कुल वही है। अगर ये पूछे उत्तर प्रदेश किस कटिबंध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हम बताएंगे उपोष्ण कटिबंध। कब? उपोष्ण कटिबंध। इसका मतलब यह होता है यहाँ न तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और न बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश, और यहाँ की जो मानसून है वो उष्ण कटिबंधीय मानसून है। क्या है? उष्ण कटिबंधीय मानसून। उत्तर प्रदेश में गर्मी ज्यादा होती है अन्य की अपेक्षा, गर्मी यहाँ पे ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ की मानसून कैसी है? उष्ण कटिबंधीय तथा मानसूनी जलवायु यहाँ पे पाई जाती है।
और मुख्यतः ये क्षेत्र कैसा है? उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ऋतुओं के बारे में बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में यहाँ अपने यहाँ इसे देखिए, अपने यहाँ गर्मी के ऋतु में मार्च शुरू होता है, लगभग जून तक चलता है, जिसमें बहुत ही गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। क्या कहता है? लू। गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवा क्या बोलते हैं? लू। उसके बाद इसका जो प्रमुख रूप से कार्य क्या है कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो वहां कर्क रेखा के सबसे नजदीक पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी अत्यधिक गर्म होती है। कैसी होती है? मिट्टी अत्यधिक गर्म होती है, और गर्म होने की वजह से वहां की मिट्टी काली पड़ जाती है। कहाँ की? बुंदेलखंड। तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती कहाँ होगी? तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है उत्तर प्रदेश के आगरा एवं झांसी में। कहाँ पड़ती है? आगरा एवं झांसी में। और सबसे कम गर्मी पड़ती है बरेली में। कहाँ पड़ता है? बरेली। सबसे ज्यादा कहाँ पड़ता है? आगरा एवं झांसी में। और सबसे कम कहाँ पड़ता है? बरेली। कंफर्म हो गया। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए भारत में जो बरसात होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बरसात होती है। क्या भारत में बरसात इतनी ज्यादा होती, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है? नहीं। भारत में उत्तर प्रदेश में कभी भी बाढ़ आने का कारण बरसात नहीं होती। भारत में उत्तर प्रदेश में बाढ़ आने का प्रमुख रूप से कारण तब होता है जब नदियों में पानी का प्रवाह ज्यादा हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की नदियों में गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गई, गंडक हो गई, रामगंगा हो गई। इन नदियों में अगर पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तब हमारे यहाँ बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन बरसात यहाँ इतना ज्यादा नहीं होता कि यहाँ पे बाढ़ आ सके। तो प्रश्न अगर ये पूछे कि उत्तर प्रदेश में बरसात बाढ़ आने की प्रबल संभावना क्या होती है, तो आप बताएंगे नदियों में पानी का बढ़ जाना। जरूरी नहीं होता कि बरसात हो तभी नदी में पानी बढ़े। भाई जहाँ से यमुना जी निकल रही है, जहाँ से गंगा जी जैसे हिमालय नदियाँ हैं, तो हिमालय नदियों से हमेशा पानी प्रवाहित होता रहता है। अगर इनमें किसी कारण उस पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ गई तो आसपास क्षेत्र को डुबो देती है, तो तब बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। तो बरसात से यहाँ बाढ़ नहीं आती, कि मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर? सबसे ज्यादा बरसात किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और सबसे ज्यादा बरसात होती कहाँ है? गोरखपुर। कहाँ बेटा? गोरखपुर में। और सबसे कम बरसात कहाँ होती है? मथुरा में। कहाँ बेटा? मथुरा। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? आगरा और झांसी में। सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? ठीक है। उसके बाद अगला आता है कि शीत ऋतु होती है। तो जब शीत ऋतु में हमारे यहाँ जितनी बरसात होती है वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जो चक्रवात होते हैं, बंगाल खाड़ी देखो सर में, बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाले चक्रवात होते हैं उन्हीं के माध्यम से हमारे यहाँ शीत ऋतु में बरसात होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ होता है जिसका प्रभाव दिल्ली पर पड़ता है, जैसे अभी इस समय जिसका प्रभाव दिल्ली पर पड़ता है, अभी तो बरसात ठंडी चल रही है, तो बरसात जो हो रही है थोड़ा बहुत वो पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से, जिसका प्रभाव दिल्ली पर भी है, दिल्ली को होने वजह से थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश सटे हुए भी उनसे, तो बरसात यहाँ पर भी हो जाती है। क्लियर हो गया नहीं? तो उसके बाद हो गया हमारा शीत ऋतु में बरसात किससे होती है? चक्रवात से होने वाली वर्षा से। तो जलवायु के अंतर्गत हमने इससे कितना पॉइंट पढ़ा कि जलवायु क्षेत्र कैसा है, तो हम बताएंगे उपोष्णकटिबंध कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। वर्षा, शीत और ग्रीष्म तीन ऋतुएं मुख्य रूप से होती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। उसके बाद अगला फिर सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? आगरा एवं झांसी में। सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? बरसात को देखा जाए सबसे ज्यादा बरसात दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। किस होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। लेकिन कभी कभी शीत ऋतु में बरसात हो जाती है। इसका प्रमुख रूप से कारण है कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी से निकलने वाले चक्रवात या फिर पश्चिम विक्षोभ की वजह से बरसात ठंडी ऋतु में भी हो जाती है। सबसे ज्यादा बरसात गोरखपुर में होगी और सबसे कम बरसात कहाँ होती है? कन्फर्म। अब अगला चैप्टर आता है जिसका नाम है मिट्टी। क्या नाम है? मिट्टी। अब देखिए मिट्टी, भारत की मृदाओं की विशेषता क्या होती है? मिट्टी में अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टी का जो है वो उत्तर प्रदेश की कुल मिट्टियों को कई भागों में बांटा गया है। ठीक, कुल मिलाकर के 6 तरह की मिट्टियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, जिसमें भाबर मिट्टी, तराई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, अरावली मिट्टी, बुंदेलखंडी मिट्टी और विंध्याचल की मिट्टी। इतनी 6 तरह की मिट्टी हमारे यहाँ पाई जाती है। और इन सभी मिट्टियों में अलग अलग तरीके का नाम भी दिया जाता है जो एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। सारी मिट्टी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिट्टी में आप ये जान लीजिए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का अधिकतर क्षेत्रों का निर्माण नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टियों के माध्यम से हुआ है,
इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो ये आता है कि मिट्टी का उपनाम क्या है, मिट्टी का उपनाम। तो मिट्टी के उपनाम को हम जानते हैं कि देखो जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम कॉप कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉप। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं? कॉप मिट्टी कहते हैं। उसके बाद जो खादर और बांगर दो मिट्टियां होती हैं। जलोढ़ मिट्टी कितनी होती है? दो, खादर और बांगर। जो बांगर मिट्टी होती है ये पुरानी जलोढ़ है कि नई जलोढ़ है? पुरानी जलोढ़। कौन सा? पुरानी। इसका एक नाम, जो पुरानी हो, जो अच्छा ये कहाँ रहती है? ऊपर रहती है नीचे रहती है? बोलो ऊपर। इसलिए इसका नाम है ऊपर हार मिट्टी। क्या बोलते हैं? ऊपर हार मिट्टी। ऊपर रहती है ना, इसलिए क्या नाम है इसका? ऊपर हार मिट्टी। और इसे क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और जो खादर होता है, क्या होता है? खादर, उसे बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी। अगर आप इलाहाबाद के बारे में कभी चर्चा सुनते होंगे तो कहते हैं भैया जो उसके आसपास का क्षेत्र है उसे बोलते हैं कछारी क्षेत्र। सुने नहीं सुने? कछारी क्षेत्र। जैसे बरसात जब होती है, आता है पानी, तो पहले तेलियरगंज डूब जाएगा, छोटा पहाड़ डूब जाएगा। सुने नहीं सुने इलाहाबाद में? क्यों? क्योंकि इसलिए डूबता है क्योंकि वो कछारी क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? कछारी क्षेत्र। तो जो खादर मिट्टी का क्षेत्र होता है उनका एक अन्य नाम है कछारी क्षेत्र। क्या बोलते हैं? कछारी क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद ऊसर को क्या क्या बोलते हैं? ऊसर हमारे यहाँ बहुत पाई जाती है। ऊसर को हम क्या क्या बोलते हैं? रे। क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, बंजर बोलते हैं, कल्लर बोलते हैं, धूर बोलते हैं। क्या क्या? रे, बंजर, कल्लर, धूर। ठीक है। बलुई मिट्टी क्या कहता है? बलुई मिट्टी इकट्ठा होती है एक स्थान पे, एक स्थान होते 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 से ऊंचाई हो जाती है ना, तो भाई इकट्ठा होता है बलुई मिट्टी, हल्का हल्का उड़ते उड़ते इकट्ठा हो जाती है। तो जो इकट्ठा हो जाता है उसे भूड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूड़। तो बलुई मिट्टी का उपनाम क्या है? भूड़ मिट्टी। क्या बेटा? भूड़ मिट्टी। बुंदेलखंड की मिट्टी कैसी पाई जाती है? काली। क्या भैया? काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? कारे करीवा करेला लिया। बोलिए कारे करीवा करेला लिया। तो बुंदेलखंड की मिट्टी का क्या नाम है? कारे, का से काली मिट्टी, रे से रेगुर मिट्टी, फिर कारे करीवा, करीवा से कपासी मिट्टी। क्या बेटा? कपासी मिट्टी। करेला से करेल मिट्टी। क्या भैया? करेल मिट्टी। तो इस मिट्टी का नाम है बुंदेलखंड मिट्टी का नाम क्या है? रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, भार मिट्टी, काबर मिट्टी। यहाँ दो तरह की मिट्टी बुंदेलखंड वाली होती है। एक होती है काली मिट्टी और एक होती है लाल मिट्टी। कौन कौन? काली मिट्टी। देखिए इसमें दो तरह की मिट्टी होगी, एक होगी काली वाली, कौन होगी? लाल वाली। ठीक है। जो काली वाली मिट्टी होती है, जो बुंदेलखंड की मिट्टियां जो काली वाली होती हैं, उन मिट्टियों को हम बोलते हैं माड़ और काबर। क्या बोलते हैं? माड़ और काबर। कौन मिट्टी है? जो काली वाली है। क्या बोलते हैं उसको? माड़ और काबर। और जो लाल वाली होती है, एक कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, लाल काला नहीं पूछता, सीधा पूछता है कि एक किसका उपनाम है, जिसका नाम है पड़वा और राकड़। क्या नाम है? पड़वा और राकड़। ये किसकी मिट्टी का नाम है? बुंदेलखंड की लाल मिट्टियों को क्या बोलते हैं हम? पड़वा राकड़। यानी माड़, काबर, पड़वा, राकड़। बोलिए माड़, काबर, पड़वा, राकड़। फिर बोलिए माड़, काबर, पड़वा, राकड़। कंफर्म? तो ये चारों मिट्टी का नाम किसका है? बुंदेलखंड की मिट्टी का नाम है। माड़, काबर, पड़वा, राकड़। कंफर्म हो गया ना? ये चारों मिट्टी किसका नाम बेटा? बुंदेलखंड। ठीक है। उसका जगह आता है विंध्याचल की मिट्टी को क्या बोलते हैं? भोंट। क्या बोलते हैं? भोंट या भोंटा कहा जाता है। विंध्याचल से चढ़ी जितनी मिट्टियां होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? भोंट या भोंटा। अच्छा, उत्तर प्रदेश, एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इससे दिखिए उत्तर प्रदेश की मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की जितनी मिट्टी आप पाएंगे उसमें चूना पर्याप्त मात्रा में होगा, फास्फेट पर्याप्त मात्रा में होगा, लेकिन तीन चीज की हमेशा कमी पाई जाएगी। एक नाइट्रोजन का, एक फास्फोरस का और एक जीवाश्म का। तीन चीज कार्बनिक पदार्थों का, वह जीवाश्मों का। तीन चीज की कमी हमेशा पाई जाएगी। किसका किसका? नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और कार्बनिक पदार्थों का। तीनों चीज की कमी पाई जाती है उत्तर प्रदेश की मिट्टियों में।
तो क्वेश्चन पूछा था कि आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी में नाइट्रोजन कमी पाई जाती है। और नाइट्रोजन कमी पाने का मुख्य रूप से कारण क्या होता है? नदियां बार बार पानी को प्रवाहित कर ले जाती हैं और नाइट्रोजन पानी में घुल जाता है, फास्फोरस पानी में घुल जाता है, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ जाती हैं। और इन क्षेत्रों में जैसे यहीं पर आई तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, जो फास्फोरस है, किसमें घुल गई? पानी में, और आगे बढ़ गई। कुछ वह क्षेत्र नाइट्रोजन फास्फोरस रहित हो गया। तो आप जब भी अपने खेत में खाद डालते हैं तो उसमें देखिए लिखा रहता है नाइट्रोजन और फास्फोरस, और सबसे ज्यादा मात्रा उसमें नाइट्रोजन की ही होती है। और नाइट्रोजन अति आवश्यक होता है किसके लिए? पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक होता है। और नाइट्रोजन इसीलिए पौधों में जो है विकास के लिए उसमें खाद डालते हैं, क्योंकि इससे क्या मिलता है? उसको नाइट्रोजन मिलता है। क्या होता है? कंफर्म हो गया ना? चलिए, ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया, जिसका क्या नाम था आपका? यूपी की जलवायु एवं मृदा। इसमें मुख्य रूप से आपने ये जाना कि इनकी मिट्टियों का निर्माण किससे हुआ है? नदियों तथा उससे द्वारा लाई हुई मिट्टी से, यानी इसका मतलब गंगा और उसकी सहायक नदियों से लाई मिट्टी के माध्यम से निर्माण हुआ है। ठीक, जिसमें भाबर मिट्टी, तराई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का नाम है भाट, करेल, खादर, बांगर, ये मिट्टियां पाई जाती हैं। और उसके बाद से ज्यादा एग्जाम का क्वेश्चन बनता है आपका, जिसमें आपको बताया कि बुंदेलखंड की काली मिट्टी क्या क्या कहता है? मार, काबर, पाकड़ और मार, काबर, पड़वा और राकड़। ये किसका नाम है? मार, काबर, पड़वा, राकड़। ये कहाँ की मिट्टी है? बुंदेलखंड की मिट्टी है। और भौंट मिट्टी कहाँ की है? विंध्याचल। कौन भैया? विंध्याचल मिट्टी कौन सी मिट्टी है? चलिए, अगला पॉइंट आता है अपवाह तंत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र में आप ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं और फिर नदियों का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। ठीक, देखिए अपवाह तंत्र में हम क्या क्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः एक हिमालयी नदियां होती है, प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं। ठीक है, तो हिमालयी नदियां वो होती हैं जो जिसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? हिमालय से। जिसमें उत्तर प्रदेश में नदियां आएंगी गंगा, यमुना, राप्ती, गंडक, घाघरा, सरयू, शारदा, इंडन, ये सब कौन नदियां हैं? हिमालयी नदियां। और प्रायद्वीपीय भाग की नदियों में आ जाएंगी जो क्षेत्र से निकलती होती हैं, इसमें सोन, बेतवा, केन, ये सब चंबल, चंद्रप्रभा ये आती हैं। तीसरा मैदानी क्षेत्र की नदी आएंगी, जिसमें आपका सई आ जाएगा, गोमती आ जाएगा, पीली आ जाएगा, बसुई आ जाएगा। ये सब कौन सी मिट्टी है? नदियां हैं मैदानी क्षेत्रों से। तो तीन तरह की अपवाह तंत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। एक हिमालयी अपवाह तंत्र पाया जाएगा जिसमें हिमालय से निकलता है, जिसमें गंगा आएगा, यमुना आएगा, रामगंगा आएगा, गंडक आएगा। ये सब किससे निकलती हैं? हिमालय से। और दूसरी होती है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां, जो छोटी छोटी पहाड़ियों से निकली हुई नदियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारी नदी कौन कौन सा आ जाएगी? सोन, बेतवा, केन, चंद्रप्रभा, ये सब कहाँ से आ जाती हैं? प्रायद्वीपीय भारत से। और एक ऐसे जो मैदानी क्षेत्रों से निकलती है, जैसे फुलेर झील से निकल गया कौन? गोमती, सई, पीली, बसुई, ये सब कौन नदियां हैं? मैदानी क्षेत्र की। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ते हैं गंगा के बारे में। गंगा जो है कुल उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहती है। कितनी बहती है? 28। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्रवाह तंत्र किसी का है तो गंगा का है, जो लगभग 28 जिलों से प्रभावित होती है। और इसमें कुल उत्तर प्रदेश में यह करीब करीब 1450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से करती है? बिजनौर से। कहाँ बेटा? निकलती कहाँ से? बलिया से। तो मैंने बताया था आपको बीबी का ट्रिक याद करिए। किससे? बीबी का। बी मतलब बिजनौर प्रवेश, और बी मतलब बलिया, निकल जाएगी। फिर बी में जाएगी भागलपुर, कहाँ? बिहार। फिर बी से निकल जाएगी बक्सर, निकल जाएगी। फिर कहाँ चली गई? पी, फिर पीबी के पास पश्चिम बंगाल के पास। कहाँ चला गया? थोड़ा सा झारखंड को टच करते हुए निकल जाएगी पश्चिम बंगाल, थोड़ा झारखंड को टच करते हुए। ठीक, तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है और कहाँ निकल जाती है? कहाँ से? बलिया से ये निकल जाएगी। देखिएगा, एक इसी नदी पर NW1 बनाया गया है। भारत का एक नेशनल हाईवे बनता है, एक है जलीवा हाईवे, NW1 नेशनल वाटर प्लान। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच चलती है। कहाँ चलती है? इलाहाबाद से हल्दिया के बीच चलती है। ये है जल परिवहन की सुविधा होती है। NW1 किसके किसके बीच है? प्रयागराज से हल्दिया के बीच इकलौती चलती है। उसके बाद देखा जाए तो अन्य क्षेत्रों का निर्माण, एक तो गंगा से अन्य क्षेत्र गंगा से निर्माण करेगा। इसके अतिरिक्त गंगा अन्य नदियों के साथ मिलकर के भी निर्माण करता है। जैसे अवध का जो क्षेत्र है, अवध का जो क्षेत्र है,
अवध के क्षेत्र का निर्माण किससे हुआ है? गोमती और घाघरा से। किससे ना? गोमती और घाघरा से। इधर क्या होता है? गोमती एक सहायक नदी है, घाघरा एक सहायक नदी है। गंगा की नदी क्या नाम है, गाजीपुर में गोमती मिल जाती है, और घाघरा जो है वो क्या नाम है, नदी मिलती है, आगे बता रहे कहाँ मिलेगी। तो जब ये नदी दोनों आती है तो अवध के क्षेत्र का विस्तार करती है। तो अवध का जो मैदान का निर्माण हुआ है वो किन नदियों के माध्यम से हुआ है? गोमती एवं घाघरा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो निर्माण हुआ है वो घाघरा और गंडक से हुआ है। किससे हुआ है? घाघरा एवं गंडक से। पूर्वी उत्तर प्रदेश का निर्माण घाघरा एवं गंडक से हुआ है, और अवध के मैदान निर्माण किससे हुआ है? गोमती और घाघरा से। अन्य क्षेत्रों का निर्माण किसके माध्यम से हुआ है? गंगा के माध्यम से। किससे हुआ है? गंगा के माध्यम से। अगला पॉइंट होता है, एक एक लाइन है आपका, यमुना के बारे में क्या करेंगे? ये 20 जीरो से बहती है। कितने जीरो बहती है? 20 जीरो। और गंगा 28 जीरो। गंगा कितना? 28। और यमुना 20। वो 1450, 1376। कितना है? 1376। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि किसके किसके बीच ये बाड़ा बनाती है? ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच बाड़ा बनाती है। किसके बीच? उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अभी आप करंट अफेयर में सुने होंगे, गंगा अत्यधिक जो है वो प्रदूषित होती चली जा रही है। सॉरी, यमुना प्रदूषित होने के पीछे कारण कौन सा है? यमुना के पीछे प्रदूषित होने का कारण सबसे बड़ी है मेरठ की एक नदी जिसका नाम है हिंडन नदी। क्या नाम है? हिंडन नदी। उस मेरठ की जो हिंडन नदी है उसकी वजह से दिन ब दिन ये यमुना क्या होती जा रही है? प्रदूषित होती जा रही है। अगर मैदानी क्षेत्र को देखा जाए तो मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी गोमती आती है। कौन आती है? गोमती, जिसे जैविक आपदा घोषित किया गया है। गोमती नदी को जैविक आपदा, ये अत्यधिक प्रदूषित नदी आती है। और वैसे देखा जाए तो यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित है, और यमुना नदी प्रदूषित होने का कारण कौन सी नदी है? मेरठ की हिंडन नदी। अत्यधिक वहां पे कंपनियां होने की वजह से गाजियाबाद गौतमबुद्धनगर सब इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां से कंपनियों से प्रदूषित निकलता जो हिंडन नदी में आती है। हिंडन नदी भी किससे मिल जाती है? यमुना जी से। तो यमुना का पूरा पानी गंदा हो जाता है। तो यमुना किसके किसके बीच बॉर्डर बनाती है? यह बनाती बॉर्डर है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में। किसके? उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच कार्तिक से बनाती है। अब उसके बाद अन्य नदियों के बारे में जानते हैं। रामगंगा। रामगंगा क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। रामगंगा एक वह है जो किसके किसके बीच प्रवाहित होती है? ये रामगंगा जो है, जो दुधवा नेशनल पार्क है उसी के बीचों बीच बहती है। कौन? रामगंगा। कौन बेटा? रामगंगा। उसके बाद घाघरा। घाघरा की क्या विशेषता है? इसका दूसरा नाम क्या है? सरयू। क्या नाम है? सरयू। कहाँ कहेंगे इसको? अयोध्या में। अयोध्या में से क्या बोलते हैं हम? सरयू। शारदा को क्या बोलते हैं? शारदा जो नदी है इसका नाम है काली नदी। क्या नाम है? काली नदी। ये किसके किसके बीच है? अभी मैंने पढ़ाया था आपको भूगोल में। काली नदी के बीच है, जो भारत और नेपाल के बीच बहती है। किसके बीच? भारत और नेपाल। मैंने बताया था आपको कि भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर को लेकर विवाद चल रहा है। क्यों विवाद चल रहा है? क्योंकि ये कहती है, क्योंकि अभी उन्होंने एक नोट जारी किया जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के कुछ हिस्से को लेकर तक को उसने अपने में शामिल कर लिया, और उन्होंने यह कहा कि मेरा हिस्सा है। तो मैंने बताया था कि विस्तार जो विवाद उसका कारण ये है कि काली नदी की कई सारी धाराएं हैं। तो ये लोग ये मानते हैं, उत्तर प्रदेश भारत वाले ये मानते हैं कि जो अंतिम धारा इस साइड से है वो उसका बॉर्डर है, और लोग समझते हैं इस साइड वाला बॉर्डर है, इसलिए विवाद बना हुआ है। इस काली नदी का वास्तविक नाम क्या था बेटा आपका? इसका नाम था शारदा नदी। क्या बेटा? शारदा। अगला राप्ती। राप्ती गोरखपुर में कौन नदी बहती है? राप्ती। गोरखपुर का शोक भी कहा जाता है राप्ती नदी को। किसको? राप्ती में। क्या गोरखपुर का शोक। अगला गंडक नदी। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम कहा जाता है। क्या कहता है? शालिग्राम। तो जो पाई जाती है शालिग्राम वो मुख्यतः किस में पाई जाती है? गंडक में ही पाई जाती है। किस में आती है? गंडक। शालिग्राम जान रहे हैं ना, इसकी पूजा करते हैं। शालिग्राम कहाँ पाए जाते हैं? गंडक। अगला आपका सोनपुर। सोनपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा और गंडक कहाँ जहाँ संगम होता है उसी किनारे बसा हुआ है सोनपुर। और सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ऊंट का जागरण लगता है। तो ये ऊंट का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर। अगला गोमती। गोमती कहाँ निकलेगी? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत। पीलीभीत में कौन नदी है? फुलहर झील। तो मैंने बताया था आपको उत्तर प्रदेश वाले बहुत पुअर रहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत पुअर रहते हैं। तो बहुत पुअर रहते हैं, फुहर नदी हो गया, फुलहर नदी झील, और गोमती उससे निकलती है। तो मैंने कहा था अक्सर लोग फुहर जब हो जाते तो पीते भी बहुत है।
तो पीलीभीत मतलब क्या होता है? पीलीभीत। क्या होता है? पीलीभीत। तो पीलीभीत से निकलती है फुलहार झील है, वहीं से गोमती नदी निकलती है। अगला मैंने भी बताया कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण किस नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है? गोमती। सुना? गोमती। बताया आपको, गोमती की नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है। वैसे सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सा है? यमुना। लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन आएगा आपका? गोमती। चंबल की बात करें तो चंबल 3 के बीच बॉर्डर बनाता है, यूपी, एमपी, राजस्थान। कौन कौन? यूपी, एमपी, राजस्थान, इसके बीच बॉर्डर बनाता है। तो चंबल एक चीज के लिए प्रसिद्ध है, बीहड़ बनाने के लिए। क्या भैया? बीहड़। बीहड़ क्या होता है कि कहीं कहीं जाता है, चंबल का प्रवाह इतना तेज हो जाता है तो 10-10, 20-20 फीट गहरा बना देती है। उसके बाद गहरा बनाने के बाद कुछ दिन पानी खत्म हो जाए तो उसको छोड़ देती है, गड्ढा बन जाता है। तो चंबल प्रसिद्ध है बीहड़ बनाने के लिए। किसके लिए? बीहड़ बनाने के लिए। तो ये मुख्यतः बॉर्डर किससे किसके बीच बनाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। किसके बीच? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब एक पॉइंट आप लोग और याद करो, ठीक बेटा? तो ये कौन सी नदी कहाँ कहाँ मिलती है? यमुना कहाँ मिलेगी गंगा से? प्रयागराज। कहाँ भैया? प्रयागराज। रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज। कहाँ भैया? कन्नौज। गोमती कहाँ मिलेगी? गाजीपुर में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका गोमती वाला ही है। गोमती कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। एक आपको वहां ट्रिक बता दें, अगर आपको याद होगा तो, जब अपवाद पढ़ाए गए थे तो मतलब बताया था कि राम की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? गोमती है। फिर उसको क्या होता है कि घाघरा पसंद आ जाता है, ठीक है? भूल गए? हाँ, तो वो आप जब पूरा ट्रिक पढ़ाएगा तो वहाँ पे, ठीक है? तो यमुना कहाँ मिलेगी? प्रयागराज में। रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज में। और गोमती कहाँ मिलेगी? गाजीपुर। अब इसके बाद तक प्रमुख जो है नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो गंगा किनारे कौन कौन शहर बसे हुए हैं? इधर चले आइए आप। तो सबसे पहले आ जाएगा प्रयागराज, कानपुर, फर्रुखाबाद, बनारस। किसके किनारे बसा हुआ? गंगा किनारे बसा हुआ। गाजीपुर, बदायूं, कन्नौज। किस नदी किनारे बसा हुआ? कानपुर किसके किनारे बसा है? गंगा। बदायूं, गाजीपुर, ठीक है। उसके बाद यमुना के किनारे कौन कौन बसा है? जो ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, मथुरा और आगरा। मथुरा और आगरा। एक इटावा शहर भी है। तीनों किस नदी किनारे बसे हुए हैं? यमुना नदी किनारे बसे हुए हैं। अगला आपका होता है सरयू नदी किनारे कौन आता है? अयोध्या। कौन भैया? अयोध्या। किस नदी किनारे बसा हुआ है? सरयू। गोमती में आज अभी कल ही क्वेश्चन था, गोमती में बताया था आपको कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। निम्नलिखित में पूछा था कौन सा गोमती नदी किनारे नहीं बसा हुआ है? तो गोमती नदी किनारे स्टार्ट करिएगा कि एक तो हो गया पीलीभीत से निकलवे करेगा, पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, जौनपुर हो गया, लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर हो गया। भाई लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, जौनपुर, सुल्तान, अगर लखनऊ से लखनऊ हो गया, लखनऊ के बाद सुल्तानपुर, सुल्तानबाद, जौनपुर। ये किससे नदी किनारे बसे हुए सब? गोमती। फिर गोमती गाजीपुर चली जाएगी। गाजीपुर किससे मिल जाएगी? गंगा जी से। किस तरह? उसके अगला आपका आता है हिंडन नदी, मेरठ। मेरठ किस नदी किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी। यहाँ का एक शहर है आलमगीरपुर, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी प्लेस होता है। हड़प्पा सभ्यता का आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। सई नदी प्रतापगढ़ किस नदी किनारे बसा हुआ है? सई नदी। और हमीरपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? बेतवा। कौन भैया? बेतवा। इसमें एक पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, कौन सी नदी किसका बड़ा बनाती है? जैसे यमुना नदी किससे किससे बनाई? तभी पढ़ा है आपको। यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यमुना को गंदा करने का सबसे प्रमुख कारण कौन नदी है? हिंडन नदी। कौन भैया? हिंडन नदी यमुना को। दूसरा आपका था घाघरा किसके किसके बीच बड़ा बनाती है? बिहार और यूपी। कौन भैया? बिहार और यूपी। और बताइए शारदा नदी या काली नदी? नेपाल और उत्तर प्रदेश। बिहार उत्तर प्रदेश पड़ेगा, ठीक है ना? अगला चंबल नदी, 3 नदी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कौन? चंबल नदी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उसके बाद अगला पॉइंट बेटा पढ़िएगा। अगला पॉइंट आप ये पढ़ेंगे, जो आप ये देख रहे हैं पूरा पूरा यहाँ पे जो लिखा हुआ है झील, उसके प्रमुख स्थान कहाँ कहाँ पे है? ये आप सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप एक बार याद कर लेते हो तो आपको वन्य जीव, पंछी अभयारण्य, झील, एक कुल एक ही चीज है, नाम वही है, बस कभी कभी इनको वन्य जीव संरक्षण का अंतर्गत ला देते हैं, कभी कभी इनको पंछी विहार बना देते हैं,
कभी कभी इनको हम रामसर साइड में शामिल कर लेंगे, कभी कभी इनको हम क्या करेंगे कि टाइगर रिजर्व बना देंगे। जो कुछ बनाएंगे नाम आपको यही होना चाहिए, यानी आपका महत्वपूर्ण ये रहेगा, पूछ लेगा कि ये कहाँ स्थित है, बस इतने पूछता आपको। तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है आपको। एक बार अगर आप एक काम करने से अगर आपकी कई चीजें होती हो तो काम कर लेना चाहिए, ठीक। तो आप यही समझ लीजिए कि आप झील पढ़ोगे तो झील के साथ ही साथ यहाँ आप वन्य जीव पढ़ेंगे, सब चीजें एक साथ याद हो जाएगी, ये पॉइंट और ये पॉइंट। जैसे बखीरा कहाँ है? कबीर नगर। कहाँ बड़ा? एक आपको पढ़ाया था बखीरा मतलब कबीरा, बखीरा मतलब कबीरा, तो बखीरा झील कहाँ है? कबीरा। अगला है लीलौर झील, क्या भैया? लीलौर झील। ये क्या होता है? बरेली में। क्या बड़ा? बरेली। तो हमने कहा कि लीलावती नामक लड़की जो बाली बहुत पहनती है, झुमका गिरा रे बैली के बाजार, तो बैली मतलब झुमका हो गया, और झुमका पहन कौन रही है? लीलावती। कौन भैया? लीलावती। तो लीलावती से हो गया लीलौर, कौन हो गया? लीलौर। लीलौर पहन क्या रही है? झुमका। झुमका कहाँ मिलता है? लीलौर झील कहाँ हो गया? सुरहा ताल कहाँ है? बलिया में। क्या बड़ा? सुरहा ताल कटरी बता दो आपको, सुरहा ताल कटरी बता दो, इसका जयप्रकाश नारायण नाम है। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण। तो सुरहा ताल और जयप्रकाश नारायण झील दोनों कहाँ स्थित है बेटा? बलिया में। और जहां भी कुंड आ जाए, व्यास कुंड, सॉरी व्यास कुंड, राधा कुंड, गोविंद कुंड, जब भी कुंड आ जाए तो मथुरा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कुंड के लिए हम कहाँ पहुंचेंगे? बहराइच में दो है, एक प्रयाग एक चितौरा। कौन कौन? प्रयाग और चितौरा। ये दोनों झील कहाँ पे है? बहराइच में। अगला आपका है सोनभद्र में बेटा गोविंद सागर, आप जब भी कर रहे गोविंद सागर, रिहंदबाद, ये सब कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। कहाँ भी है? सोनभद्र में। अगला आपका है प्रतापगढ़ में एक शहर है बेती, सुने होंगे आप, कुंडा का बेती, भाई राजा भैया का क्षेत्र बेती। तो बेती का झील कहाँ है? प्रतापगढ़ में। नवाबगंज कहाँ पड़ता है? उन्नाव। कहाँ भैया? उन्नाव। देखो जो लोग नवाब लोग तक जिंदगी जीते हैं वो हमेशा उड़ते रहते हैं, नए नए कपड़े पहनेंगे, नए नए उन्नाव, नए नए तरीके से कपड़े पहनेंगे और उड़ते रहेंगे। तो उन्नाव से हमने याद किया, नए नए कपड़े पहन उड़ते रहेंगे। कैसे लोग हैं ये लोग? नवाब लोग। कैसे लोग हैं? नवाब लोग हैं। तो नवाबगंज कहाँ पड़ेगा? उन्नाव। कहाँ पड़ेगा बेटा? उन्नाव। उसके बाद पार्वती अरंगा, पार्वती जी कहाँ है? गोंडा। क्या है? पार्वती अरंगा कहाँ पा जाएगा? गोंडा में। कहाँ भैया? गोंडा में। समसपुर, रायबरेली। क्या भैया? कहते हैं देखा अगर समझा तबे राय दी है, न समझत राय मत दी है। तो समझा तबे राय दी है, तो समझा से हो गया समसपुर, राय दी है मतलब रायबरेली। लोग कहते नहीं क्या कि देखा भैया समझा तबे राय दी है अन्यथा राय मत दी है। तो समझा से हो गया कौन? समसपुर, और राय से क्या हो गया? रायबरेली। फिर से बोलिए, क्या हो गया? समझ क्या हो गया? समझ कहाँ पाया जाएगा? ट्रिक क्या पढ़ा आपने कि समझा तब राय दिया अन्यथा राय मत दिया। अगला बेटा आपका शेखा, शेखा मतलब अलीगढ़। क्या भैया? तो शेख किस में होते हैं? अली में, मुसलमानों में होते हैं। तो शेख साहब पाए गए अलीगढ़ में, तो शेखागढ़ कहाँ हो गया? अलीगढ़। उसके बाद में होता है करेला। क्या भैया? करेला। तो करेला कहाँ पाया जाएगा? लखनऊ में। कहाँ बेटा? लखनऊ में। करेला खाने कहाँ चलना है? लखनऊ चलना है। कल चलते हैं लखनऊ। फुलहर झील एकदम विश्व विख्यात है। क्या है? पीलीभीत। कहाँ भैया? अवधी ताल, अवधी ताल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, बनारस पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अवधी ताल कहाँ पे बेटा? बनारस। समन में मन लगा हुआ है ना, मन से मैनपुरी, मन से मैनपुरी, समन, मन से कहाँ हो जाएगा? मैनपुरी। अगला सरसई, इटावा। क्या बेटा? इटावा। क्या भैया? इटावा। देखो सरसई से कर लेंगे साईं बाबा। क्या बेटा? साईं बाबा हमेशा ईंट लेकर चलते थे। क्या चलते? ईंट। तो साईं बाबा से सरसई, ईंट लेके चलते थे इटावा। साईं बाबा क्या लेके चलते थे? ईंट। तो सरसई क्या हो गया? इटावा। रामगढ़ कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में। कहाँ पड़ता है? गोरखपुर। फिर से पूरा दिख रहा है आपको, देखो बखीरा, कबीर नगर, लीलौर, बरेली, सुरहा, बरेली, बलिया। क्या बड़ा? बलिया। कुंड जहाँ पड़े कहाँ रहेगा? प्रयाग और चितौरा, बहराइच। कहाँ बड़ा? बहराइच। गोविंद सागर, रिहंद, सोनभद्र, बेती, प्रतापगढ़। बेती कहाँ है? प्रतापगढ़। क्या बेटा? अरे यार नहीं यार तरीके का है। देखो हमारे घर की शादियां कहाँ होती है?
अपने यहाँ शादी ज्यादा कहाँ होती है? नहीं होती क्या? अपने जौनपुर की शादियां 70% प्रतापगढ़ में होती है, ब्राह्मणों की तो 100% होती है शादी प्रतापगढ़, दूसरे प्लेस में होगा नहीं। तो बेटियां हमने पढ़ा है, बेटियां, बेटी से बेटी, हमने बेटी की शादी कहाँ कर रहे हैं? प्रतापगढ़। तो बेटियों की शादी में किधर कर दिया? प्रतापगढ़। तो बेटी हो गया बेटी प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़ हो गया। नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव। नवाबगंज कहाँ बेटा? उन्नाव। और पार्वती रंगा गोंडा, शेखा अलीगढ़, समस्तपुर रायबरेली, करेला लखनऊ, फुलहर पीलीभीत, औधीताल बनारस, समन मैनपुरी, सरसई जावा, रामगढ़ गोरखपुर। सबसे बड़ी कृत्रिम झील हमारे यहाँ कौन सी है? गोविंद सागर है। कौन दिया? गोविंद सागर। अच्छा, यहीं पर हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, वन एवं वन्यजीव पर्यावरण, यही पढ़ते हैं क्योंकि सेम टू सेम वही नाम मुझे फिर पढ़ना है। तो उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति आई 1952 में। कब आई? 1952 में। वर्तमान में कौन चल रहा है? 2017। कौन चल रहा है? 2017। उत्तर प्रदेश में 6.24% वन है। वैसे नियमानुसार 33% वन होना जरूरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मात्र 6.24% वन है। कितना है? 6.24%। सबसे ज्यादा वन सोनभद्र में है। कहाँ है? सोनभद्र में है। और सबसे जंगली आग से ज्यादा कहाँ लगती है? लखीमपुर में। कहाँ बेटा? जंगल में आग से ज्यादा कहाँ लगती है? लखीमपुर। अच्छा, इधर भी सबसे ज्यादा जंगल में वनों में वृद्धि किसने किया है? झांसी ने। किसने वृद्धि किया? झांसी। और सबसे कमी किसने महसूस किया है? लखीमपुर। किसने? लखीमपुर। सबसे ज्यादा सघन वन वहीं पाए जाते थे, लेकिन इधर भी जो कमी हो गई है। सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जा रहे हैं? सोनभद्र में। कहाँ बेटा? सोनभद्र। कंफर्म हो गया? सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जा रहा है? सोनभद्र। अच्छा, उसके बाद वन महोत्सव मनाते हैं हम 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। पहला ग्राम वन कहाँ घोषित किया गया? बेलहत्ती। कहाँ बेटा? बेलहत्ती। ये कहाँ पड़ता है? सोनभद्र में। कहाँ बेटा? सोनभद्र। पहला वन गांव किसे घोषित किया गया? बेलहत्ती को। किसको बेटा? बेलहत्ती। कहाँ पड़ता है? सोनभद्र। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कितने कितने वन्यजीव विहार हैं, कितने कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने पंछी विहार हैं और कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। 4 पॉइंट देखो, हमारे यहाँ 11 वन्यजीव विहार है। कितना बड़ा? 11। फिर से कितने हैं? 11। 15 पंछी विहार हैं। कितने हैं? 15। एक राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान? 4 टाइगर रिजर्व है। कितने टाइगर रिजर्व? 4। सब याद हो गया? नहीं याद हो? मैट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से बोलिए। 15 बोले ना? बोलिए पंछी। दोनों किससे शुरू हो रहा है? 15 से। किससे? हो रहा नहीं हो रहा? तो हमने कहा बेटा 15 मतलब 15, पंछी मतलब पंछी। तो पंछी विहार कितने हो गए? 15। बोलिए 15। याद रखना, भूल जाएंगे। पक्का ना? 15 पंछी, ना दोनों आ रहा ना? पन तो 15 हो गया। अब बेटा बोलो पहले क्या? तो वन्यजीव विहार। बोलो वन्यजीव विहार। पहले वर्ड क्या लिखा है? वन। क्या लिखा है? फिर से बोलो वन 2 बार, यानी 11। वन लिखा नहीं लिखा है? हम पूर्ण पढ़ा रहे, खुद ही बोला था, इतना आसान हो गया। कैसे खुद ही? वन जीव विहार बोला नहीं बोला? तो 1 2 बार, यानी क्या हो गया? 11। टाइगर में कई शब्द है बाबू? 4। तो कैसे हो जाएगा टाइगर रिजर्व? 4। खत्म। एक छोड़ा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 1। भाई राष्ट्र कितना हमारे पास है? 1। राष्ट्र कितने? बोलो 1। राष्ट्र एक ही भारत में। 1 राष्ट्रीय उद्यान। कितना राष्ट्रीय उद्यान हो गया? 1। एकदम ट्री दिमाग बैठ गया। पंछी विहार कितने? 15। समझा? हाँ, कैसे समझे? 15 मतलब पंछी, 15 मतलब 15। अब बताओ बेटा वन्यजीव विहार कितने हैं? कैसे है? 1 पहले सब 1 है नहीं है? 1 मतलब 1 मतलब 11। टाइगर में कई शब्द है? 4। तो टाइगर से टाइगर कितने हैं? 4। अब फिर अगला पॉइंट होता है बेटा राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? कैसे है? क्योंकि हमारे पास राष्ट्र कितना है? 1। कंफर्म हो गया ना? अब याद है टाइगर रिजर्व, सॉरी जो हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। क्या नाम है? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क हमारा राष्ट्रीय उद्यान है जो है लखीमपुर खीरी में। अब उसका टाइगर रिजर्व देखते हैं कौन कौन से हमारे पास बेटा। टाइगर रिजर्व हमारे पास 4 है। कितने हैं? 4। ये 4 कौन कौन टाइगर रिजर्व है? इसमें से 2 नाम आप पहले से ही जानते हैं सब। एक दुधवा कहाँ है? लखीमपुर खीरी, सबसे पहले यही बना था। इसका पुराना नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बाद में दुधवा नेशनल पार्क पड़ गया। और यहाँ से रामगंगा नदी बीचों बीच बहती है। कौन नदी? रामगंगा नदी बीचों बीच बहती किसके?
दुधवा नेशनल पार्क है, रामगंगा पीछे पीछे क्या होती है बहती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट बेटा बता आपको, एक दुधवा हो गया लखीमपुर, दूसरा होगा अमनगढ़। क्या बेटा? अमनगढ़ कहाँ पड़ता है? बिजनौर में। कहाँ पड़ता है? बिजनौर में। तीसरा आपका था पीलीभीत। पीलीभीत कहाँ पड़ेगा? पीलीभीत में। कहाँ बेटा? पीलीभीत। चौथा होता है रानीपुर। रानीपुर पड़ता है चित्रकूट में। कहाँ बेटा? चित्रकूट। अब आपको याद नहीं बताता बेटा, यही नाम हो बार बार भी आएगा, बार बार ही नाम आएगा। अब बस प्लेस याद करना है बस, दुधवा लखीमपुर। क्या बेटा? याद रख, भूल जाएंगे, याद है ना। सबसे पहले यही था, सबसे अंतिम में रानीपुर है। सबसे अंतिम कौन है? रानीपुर। दूसरा अमनगढ़। अमन का कहाँ है? बिजनौर। क्या भैया? बिजनौर। अमनगढ़ कहाँ है बेटा? बिजनौर। तो बेटा अमन जो है बीज बोता है। अमन क्या कर रहा है? बीज बो रहा है। तो अमनगढ़ से अमनगढ़, बिजनौर, बीज बोस क्या हो जाएगा? बिजनौर। पीलीभीत तो पीलीभीत रहा क्या रहेगा? क्या बेटा? पीलीभीत। अच्छा, एक बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि लड़कों की शादी हुआ हो चाहे ना शादी हुआ हो, वो अपनी रानी का चित्र बार बार देखते हैं कि नहीं देखते? बोलो, जब रानी का चित्र होता है ना, रानी मतलब अपनी पत्नी का, अपनी प्रेमिका का चित्र बार बार देखते हैं। तो रानी का चित्र बार बार देखते हैं, तो रानी से रानीपुर, चित्र से चित्रकूट। नहीं याद हो गया? रानी का चित्र क्या करते हैं? बार बार देखते हैं। तो रानी का चित्र बार बार देख रहे हैं, इसलिए रानी का चित्र हो गया। सारी रात जाग जाग कर, सारी रात तेरी याद मुझको आती रही, तो सारी रात जो है बैठ के चित्र देख रहे हैं। तो रानी का चित्र देख रहे हैं, तो रानी से रानीपुर, चित्रकूट से चित्रकूट। नाम याद नहीं होगा आप लोग को? दुधवा लखीमपुर खीरी सबसे पहले, उसके बाद आ गया अमन बीज बोने जाएगा। अमनगढ़ कहाँ जाएगा? बिजनौर। तीसरा जगह पीलीभीत। कौन हो गया? पीलीभीत। और चौथा कौन हो गया? रानीपुर। क्या हो गया? अब ऐसे मिलान करने के लिए देगा चारों का, निम्नलिखित में से चारों का मिलान करिए। तो आप क्षेत्र दे नेशनल पार्क दे देगा और आपको क्या बोले? मिलान करने, मिलान नहीं करने का आप लोग। तो रानी का चित्र बार बार देखते रहो बेटा आप लोग। चलो अगला क्या है? अगला इसमें आता बेटा वन्य जीव विहार। फिर वही नाम आएगा, नाम रखना है, कौन कहाँ स्थित कहाँ है। ना ये पूछता है कि वन्य जीव विहार कौन सा, कुछ नहीं पूछता, क्यों कुछ नाम दे देगा वैसे कहाँ स्थित है, या तो मिलान करने। चंद्रप्रभा, च से चंद्रप्रभा, च से किस शहर का नाम है? चंदौली। देखिए कितना तुम्हें याद हो। च से चंदौली, च से चंद्र। देखिए चंद्र वहां तक है, चंद्र यहां तक है, चंद्र है नहीं, प्रभा चंद, चंदौली। याद नहीं हो गया? चंद्रप्रभा से चंदौली। किशनपुर कर भैया। अब बताओ किशन किसको कहते हैं? हाँ, देखिए किशन का संबंध है लखन से। किससे? लखन से। लखन मतलब लखीमपुर। क्या भैया? लखीमपुर। इधर किशनपुर, उधर लखीमपुर। किशनपुर का संबंध किससे हो गया? लखीमपुर से हो गया। अगला आपका हो गया कतरनिया। कतर कतर कहाँ निकालेंगे? बाहर। तो कतर कतर बाहर निकल, कतरनिया कहाँ हो गया? सुहागी बरवा। अभी कल ही पढ़ाए थे। आप कहेंगे हे महाराज हमारा सुहाग बचाई ले, हे महाराज हमारा सुहाग बचाई ले। तो महाराज सुहागी बरवा, सुहाग बचाई ले, सुहागी बरवा, महाराज से महाराज कल ही पढ़ाए थे आप लोग को। चालू जाइए, बोलिए हे महाराज हमारा सुहाग बचाई लो। तो हमारे महाराज से महाराजगंज और सुहाग से सुहागी बरवा। अगला होगा सोहेलवा। क्या भैया? सोहेलवा। सोहेलवा महाराज बलराम की। क्या बड़ा? बलराम। सोहेलवा कहाँ पड़ गया? बलराम। ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि बलरामपुर श्रावस्ती कई जिले में फैला हुआ है। ये है हस्तिनापुर। क्या पड़ता, कहाँ पड़ता था? मेरठ में। कहाँ बेटा? मेरठ। इसलिए कहाँ स्थित है ये? मेरठ में। कछुआ बनारस। कछुआ कहाँ बेटा? बनारस। कछुआ कहाँ बेटा? बनारस। ठीक है, कछुआ कहाँ है? बनारस। कैमूर पड़ता है मिर्जापुर में। कैमूर कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर। तो कैमूर से मैं याद कर लें, कैमूर मिर्जा, कैमूर मिर्जा। तो कैमूर मिर्जा हो गया, कैमूर से कहाँ हो गया? मिर्जापुर। और कछुआ कहाँ पे आता है? बनारस। क्या भैया? रस बना हुआ है, कछुई ले, बिना छू कर बना हुआ रस क्या करो? छू के पी लो। तो छू के पी लो, छुआ से कछुआ, बनारस, बना हुआ रस। याद हो गया ना? चलिए आगे फिर वही नाम पढ़ना है। पंछी विहार नाम है पढ़ना है। नवाबगंज कहाँ पड़ेगा? उन्नाव। बोलो ना, अपने दिमाग में बैठा लो। नए नए नवाब बने हैं, उड़ खोब रहे हैं, नए नए नवाब बन के उड़ रहे हैं। उन्नाव नवाब बने, नवाबगंज। तुम्हारा लहजा बता रहा, तुम्हारी दौलत नहीं। तो ये बेटा वही चल रहा है आपका। अगला समसपुर। समसपुर अगर समझ में आवे तब राय दिया, अभी बोलेंगे ना। हाँ,
अगर समझ में आवे तबे राय दिया। समझपुर रायबरेली, रायबरेली हो गया। लाख बेहोशी, लाख बेहोशी कन्नौज, क्या बेटा कन्नौज। इसको कैसे देखो, सबसे बड़ा है पंछी बिहार है, कौन सा लाख बेहोशी, क्या भैया लाख बेहोशी। तो ये कई कनमा मारे भड़ाक से तो बेचारा बेहोशी एक ठुमारे काने थे, बहुत बड़ा महत्व मारने। अब का हो बेहोश, तो कन्नौज काने मारे कन्नौज बेहोश हो गया, लाख बेहोशी याद हो गया। काने का की है मारे एक तेज इस मारे और का हो बेहोश, तो काने मारे कन्नौज बेहोशी क्या हो गया लाख बेहोशी। लाख लिखा इसलिए क्या होगा सबसे बड़ा, सबसे एकदम क्लियर हो गया। लाख बेहोशी कहाँ है बेटा कन्नौज में। अगला है साड़ी, सांडी कहाँ है हरदोई में, कहा भैया हाँ सांडी कहाँ है हरदोई में। याद करो बेटा, इस समय हर घरे घरे हर दीवारे दीवारे हर सड़के सड़के हर जगह मिले साड़, मैंने देखा तो हर से हर जगह का मिलता साड़ से सांडी, हर से हरदोई और साड़ से सांडी। तुमने कहा इसमें हर घरे घरे हर दीवारे दीवारे हर स्थान पे कहा मिलता साड़, तो सांडी कहाँ हुई हरदोई, कहाँ बेटा। अगला आप कहेगा बखीरा, कहाँ चले कबीरा। शेखा अलीगढ़ से कौन किसमें होते हैं अली के पास है भाई साहब। सरसई इटावा, साईं बाबा काले चलते हैं ईटा, साईं बाबा काले चलते हैं ईटा। अगला हो गया समन, मैनपुरी, समन क्या हो गया मैनपुरी। पार्वती जी कहाँ है गुंडा है, पार्वती रंगा गुंडा। और विजय सागर कहाँ पड़ेगा, सागर में सखिया गए महोबा दौड़न आगे, याद नहीं बेटा गाना बता सबको कि सागर में सखिया गए महोबा दौड़न आगे। तो सागर हो गया विजय सागर और महोबा दौड़न आगे, मतलब कहाँ तो क्या ना क्या सागर में सखिया गए महोबा दौड़न आगे। हाँ बेटा, तो विजय सागर कहाँ पड़ गया महोबा। पटना में क्या है एटा, क्या बेटा एटा। तो जो लड़कियां पट नहीं रही हो वो ज्यादा ऐठ रही हैं, तो पटना से हो गया पटना, ऐठ रही क्या हो गया एटा। लड़कियां पट नहीं रही क्या कर रही हैं, लड़कियां पट नहीं रही तो ऐठ ज्यादा बढ़ गई, कामना का मूड बढ़ा तो ऐठ ज्यादा है, तो पटना से क्या हो गया एटा। सुर सरोवर आगरा, क्या भैया आगरा। तो मैंने बताया कि आग लग गई है तो पानी कहाँ लाते हैं तालाबे से, तालाब मतलब सरोवर, तालाब मतलब सरोवर। जब भी आग लगेगा पानी कहाँ से आ गया सरोवर से, तो सुर सरोवर कहाँ पड़ गया आगरा। अगला हो गया जयप्रकाश नारायण यशुरहा, बलिया में जयप्रकाश नारायण सुरहा कहाँ पड़ा था बलिया में, पीछे बढ़ा देना आपको। चांद खमरिया कहाँ भैया मिर्जापुर। हाँ भैया चांद को देखकर बड़ा मजा आता है भाई साहब, चांद को देखकर मजा आ गया, याद है नहीं आता। तो चांद को देखकर मजा आ गया तो चांद खमरिया कहाँ पड़ेगा मिर्जापुर। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य महावीर स्वामी ललितपुर पड़ता है, कहाँ पड़ता है ललितपुर में, महावीर स्वामी पड़ता है ललितपुर में। जो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, प्रथम वन्यजीव अभयारण्य था चंद्रप्रभा, कौन था चंद्रप्रभा, कहाँ पड़ता है चंदौली में। और सबसे छोटा पंछी बिहार है शेखा, कौन भैया शेखा। सबसे बड़ा लाख बेहोशी, कौन भैया लाख बेहोशी। इसके अतिरिक्त देखते बेटा मयूर वाला कहाँ है भगवान कृष्ण के क्षेत्र में मथुरा, कहाँ भैया मथुरा। देखो ना कि मयूर वाला कहाँ मिलेगा मथुरा में। जटायु प्रजनन केंद्र कहाँ था महाराजगंज में, कहाँ बेटा महाराजगंज में। दुधवा राष्ट्रीय पार्क, देखिए दुधवा राष्ट्रीय पार्क के बीचों बीच कौन नदी बहती है रामगंगा, कौन भैया। और ये दो दुधवा राष्ट्रीय पार्क दो नदियों के बीच में है, एक है मोहन नदी एक है सुहेली नदी, कौन भैया मोहन और सुहेली। सुहेली दोनों नदियों के बीच में बहती है कौन सी दुधवा, कौन भैया दुधवा। दुधवा जो है वो किसके बीच स्थित है मोहन और सुहेली, कौन भैया हाँ। तो हमने कहा मोहन अपने सहेली के साथ दूध लेने गया है, कौन मोहन अपनी सहेली के साथ दूध लेने। किसके घर गया है राम के घर गया है, कहाँ गया है राम के घर, पूरा याद हो गया। मोहन अपनी सहेली के साथ राम के घर दूध लेने गया है। तो मोहन अपनी सहेली, तो मोहन नदी और सहेली नदी के बीच में कौन बहती कौन है दुधवा। और
और एक है राम के पास गई है, राम गंगा इसके बीचों बीच बहती है। तीनों दिमाग बैठे नहीं बैठा? क्या मोहन अपनी सहेली के साथ दूध लेने राम के घर गया। खत्म। ठीक है, अगला लायन सफारी कहाँ है? इटावा में। कहाँ बेटा? घड़ियाल प्रजनन केंद्र। घड़ियाल प्रजनन केंद्र ये कहाँ पाया जाता है? लखनऊ के कुकरैल बनाया गया। कहाँ बनाया गया? लखनऊ के कुकरैल में। कहाँ भैया? कुकरैल में। और भारत में कुल रामसर स्थल कितने उत्तर प्रदेश में? 10। कितने बेटा? 10। भारत में कुल 93 है, उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10। अच्छा, फिर वही नाम आएगा जितना आप देख रहे हैं ना, इसी में 10 कोई नाम चुन के फिर दे देगा। यहाँ पे कहीं में पूछ लेता हूँ आपसे रामसर स्थल कौन कौन से हैं, आप बता दीजिए हमको रामसर स्थल का नाम क्या बताना है बस बेटा। ठीक, तो रामसर स्थल में नाम पड़ा, आपको बताइए कहाँ स्थित है। देखिए पहले बताइएगा, नवाबगंज और सांडी, हरदोई, सरसई, इटावा। दिमाग में टिक बोल देगा ना, साड़ हर जगह मिलेगा, तो सांडी, हरदोई, सरसई, इटावा, समसपुर। समसपुर अगर समझ में आए तभी राय देगा। रायबरेली, पार्वती रंगा, गोंडा, समन पंची बिहार, मैनपुरी, सुर सरोवर, आगरा, हैदरपुर, मुजफ्फरनगर, बखीरा। बस ये पंची बिहार तो कंफर्म हो गया। इस तरह के आपके ये चैप्टर समाप्त हो गए। अभी आपका जो आगे आपका शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। जनजातियां कौन सा है आपका? यहाँ गोंड पाई जाती है, खरवार पाई जाती है, थारू पाई जाती है, बुक्सा। कौन कौन? गोंड, खरवार, थारू, बुक्सा। मुख्यतः इन लोग में जो विवाह की पद्धति है उस सब में लगभग वही पद्धति है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह का मतलब विलोम प्रतिवाह विवाह का मतलब ये होता है अगर आपकी बेटी हमारे घर आएगी तभी हमारा बेटा आपके घर जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। दूसरा क्या होता है, कुछ में युद्ध के माध्यम से विवाह होता है, युद्ध के माध्यम से विवाह होता है। तो विवाह की अलग पद्धतियां हैं। इसमें आपको जानना क्या है कि पहली बात तो जालौन और अयोध्या में कोई जनजाति नहीं है। कहाँ कहाँ? जालौन और अयोध्या। और सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है सोनभद्र में। कहाँ बेटा? सोनभद्र में सर्वाधिक जनजाति सोनभद्र पाई जाएगी। जालौन और अयोध्या में कोई जनजाति नहीं पाई जाती। थार जनजाति उत्तर प्रदेश से ज्यादा पाई जाती है। गोंड जनजाति कौन भैया? बता दें गोंड के नाम पे ही गोंडा शहर का नाम पड़ा हुआ था। थारू जनजातियों के लिए विश्वविद्यालय खोल रहे हैं लखीमपुर खीरी में। कहाँ? लखीमपुर खीरी में। और थारू में जनजातियां हैं जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। किस पर्व में? शोक पर्व मनाती है। इसके बाद सहरा नृत्य है। सहरा नृत्य जो बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है और मुख्य रूप से ये है होता कहाँ है? ललितपुर में। कहाँ होता है? ललितपुर। कन्फर्म। अब अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का सिंचाई। उत्तर प्रदेश का सिंचाई का क्षेत्र देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 87% सिंचित क्षेत्र है। कितना परसेंट? 87% सिंचित क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप के माध्यम से होती है। किसके माध्यम होती है? नलकूप के माध्यम से। देखिए सर्वाधिक भूजल संसाधन किस राज्य के पास है? भूजल संसाधन का मतलब ये होता है जमीन के अंदर पानी सबसे ज्यादा है और ऐसा राज्य जो वर्षा के जल का सबसे ज्यादा दोहन करता है, यानी वर्षा जल जो आता है उसको अवशोषित करके जमीन के अंदर डाल देता है। दोनों में लखीमपुर खीरी है। कौन है? लखीमपुर खीरी। और प्रतापगढ़ ऐसा जिला है जो अपने यहाँ जल का भूजल का सबसे ज्यादा दोहन कर लेता है, यानी जमीन के अंदर का जो पानी है उसका सबसे ज्यादा उपयोग कौन कर रहा है? प्रतापगढ़। सबसे ज्यादा संरक्षित कौन रख रहा है? लखीमपुर। कौन भैया? लखीमपुर। और सबसे कम संरक्षित कौन रखता है? महोबा। कौन भैया? महोबा। अच्छा, बांदा के गांव है जिसका नाम है जखनी। क्या नाम है? जखनी। अभी इस दिन पढ़ा था बांदा में, मैं बता सकता कि बांदा के जखनी गांव को पहला जलग्राम घोषित किया गया। किसको? बांदा के जखनी गांव पहला जलग्राम घोषित किया गया। किसको? बांदा के जखनी गांव। उसके बाद प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी नहर। कौन सा है? पूर्वी नहर। सबसे ज्यादा सिंचाई किसके माध्यम से होती है? नलकूप से। उसके बाद नहर। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में जितनी सिंचाई होगी नहर से होगी, बाकी अन्य क्षेत्र जितनी सिंचाई हो रही है सब नलकूप के माध्यम से होती है। हमारे आपके नलकूप के माध्यम से सिंचाई हो रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सिंचाई किस माध्यम से होती है? नलकूप से। सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। नहरों के सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ बेटा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और अपनी भूमिगत जल का सबसे ज्यादा दोहन कौन जिला करता है? भूमिगत जल का दोहन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? प्रतापगढ़।
बताओ आपको ना, भूमिगत जल का दोहन से ज्यादा कौन कर रहा है? प्रतापगढ़। और सबसे संरक्षित कौन रख रहा है? लखीमपुर। और सबसे कम कौन रख रहा है? महोबा। कौन भैया? महोबा। अच्छा, कुछ बांध है जो आपको याद कर लेना है, जैसे सुकमा डुकमा बांध और परीक्षा बांध, दोनों पड़ता है। अच्छा, 4 बांध याद कर लो आपको, 3 बांध, सुकमा डुकमा, परीक्षा और माता टीला। कौन कौन? माता टीला, सुकमा डुकमा और परीक्षा, तीनों कहाँ पड़ता है? बेतवा नदी पे। क्या भैया? कौन कौन? परीक्षा, सुकमा डुकमा और माता टीला, तो कहाँ पड़ता है? बेतवा नदी पे। कहाँ बेटा? बेतवा नदी पे। तो बेटा ऐसे याद करने का तरीका याद कर लो बेटा, सुकुमारी, सुकमा सुकुमारी, सुकुमारी, या शिव याद कर लो, शिव। माता अपनी बेटे शिव का परीक्षा दिलाने जाती है, माता से अपने बेटे शिव का परीक्षा दिलाने जाती है। तो माता से माता टीला परियोजना, अपने बेटे से बेतवा नदी, परीक्षा शिव को, शिव से सुकमा दिलाने परीक्षा दिलाने जाती है, परीक्षा से परीक्षा बांध। याद रखो ना, माता अपने बेटे शिव की परीक्षा दिलाने जाती है। अगला बेटा आपका रिहंद किस नदी पर रहेगा? रिहंद नदी पर। मेजा है टोंस नदी पर। किस नदी पर? मेजा मतलब मिर्जापुर। ओबरा है रिहंद नदी पर। अर्जुनबाद अर्जुन नदी पर है। सोनभद्र जिले में स्थित रिहंद बांध राज्य का प्रथम बांध था और देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर बिजली घर बनाया जा रहा है। किस पर? रिहंद बांध। किस पर? रिहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा सौर बिजली घर बनाया जा रहा है, जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील पर होगा। किस पर होगा? गोविंद वल्लभ सागर झील। और ये है कहाँ? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। कहाँ बेटा? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र। किस नदी पर है? रिहंद नदी। किस बेटा? बाण सागर परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त योजना है। उत्तर